Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So, today's class is the starting of the introductory part of exercise number 10.2 of your chapter number 10 of your NCERT 12th board syllabus. Okay, so exercise number 10.2 introduction है यहाँ से ऐसे मान लो एक्सरसाइज 10.2 पर्टिकुलरली एक्सरसाइज 10.2 इंट्रोडक्शन। हालांकि जो कल हमने चीजें सीखी दैट विल आल्सो काउंट इन द क्वेश्चंस, that will also count in the application of questions from exercise 10.2, बट पर्टिकुलरली जो डायरेक्ट क्वेश्चन है मतलब जो द एक्सरसाइज ऑल अबाउट वो आज से शुरू हो रहा है। जैसे अपन ने कल पोजीशन वेक्टर सीखा तो वो इसको डायरेक्ट इंप्लीकेशन ना होके इनडायरेक्ट इंप्लीकेशन तो पूरे चैप्टर में ही चलेगा, एक्सरसाइज में चलेगा, आगे भी चलेगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हमारा चैप्टर का नाम क्या था? वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया, अब उसका अलजेब्रा कर रहा है ना। वेक्टर का इंट्रोडक्शन कर दिया, अलजेब्रा बेसिकली मींस व्हाट? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है ना। अलजेब्रा मींस व्हाट? देखो चैप्टर का नाम था वेक्टर अलजेब्रा। सो वेक्टर का तो कवर कर लिया हमने पिछले 2-3 वीडियोस में, राइट। एंड अलजेब्रा आप कर रहे हैं, उसका अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बेसिकली 4 ऑपरेशंस होते हैं रेदर देन द हायर लेवल ऑपरेशंस की बात करें उसके अलावा बेसिकली 4 ऑपरेशंस ही होते हैं। तो नए टॉपिक के लिए तो पहले स्टार्ट अलजेब्रा यहीं से करेंगे, फिर और ऑपरेशंस में भी आएंगे, बट स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा अलजेब्रा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, डिवीजन को तो इसमें से भगाओ। पहले भी मैंने आपको बताया था कि डिवीजन ऑफ वेक्टर्स होता ही नहीं है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, एंड जिसमें से भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करीब करीब सेम है। तो एक बार एडिशन समझ लेंगे तो सब्ट्रैक्शन को भी उसी फॉर्म में देखेंगे, और फिर मल्टीप्लिकेशन आज नहीं तो कल देखेंगे है ना। मल्टीप्लिकेशन भी 3 टाइप्स का गिवन है ना। एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन तो इसी एक्सरसाइज में आएगा 10.2 में ही, दूसरी टाइप का 10.3 में आएगा, और तीसरी टाइप का 10.4 में आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 3 एक्सरसाइजेस है ना, राइट। प्लस इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन, एक टाइप के मल्टीप्लिकेशन के अलावा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी आएगा, और कुछ इक्वालिटी, कॉलिनियरिटी, सारे टॉपिक्स भी। मतलब ये थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है 10.2 है ना, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली अलजेब्रा शुरू हो रहा है। चलिए, तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं ना। नोट्स वोट्स तो लिख लेंगे हम, कोई बात नहीं है। नोट्स वोट्स तो आप वीडियो पॉज करके भी बाद में भी लिख सकते हैं। तो देखो वेक्टर को जोड़ने का मतलब क्या हुआ, आप सोचो क्या हो सकता है। वेक्टर को जोड़ना है, व्हाट इज मेंट बाय एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को जोड़ने से क्या मतलब है सर, आप कहना क्या चाहते हो? या फिर यूं कहूं, वेक्टर को जोड़ने से मिलेगा क्या, है ना। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो बताओ आप क्या समझते हो वेक्टर एडिशन के बारे में, क्या होना चाहिए? भाई चलो आप जानते हो उसके हिसाब से बताओ। मान लो आप कुछ भी नहीं जानते तो एक गैस तो लगाता है इंसान कि यार वेक्टर एडिशन शायद ऐसा होता होगा। तो व्हाट इज योर थॉट अबाउट वेक्टर एडिशन? अच्छा, कोई भी 2 वेक्टर्स को हम ऐड कर देंगे तो हमको एक नया वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, वेक्टर को ऐड ही क्यों कर रहे हैं? वेक्टर को ऐड ही क्यों कर रहे हैं? हम्म? वेक्टर क्या, वेक्टर क्या देता है हमको? एक एक वेक्टर हमको क्या देता है? यस, क्या क्या देता है? अभी आपने बोला कुछ। डिस्प्लेसमेंट क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है ना। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हमको डिस्प्लेसमेंट देता है, दैट इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब 2 वेक्टर को जोड़ने का मतलब है कि 2 वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट का नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा मैंने? बस ये लाइन याद है ना। तो वेक्टर एडिशन में कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, है ना। 2 वेक्टर को ऐड करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इस वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट और उस वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का नेट डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू श्याम मंदिर एंड देन आई वेंट टू एसबीआई बैंक। So my final displacement is SBI बैंक, my final displacement is what? Addition। तो एक वेक्टर तो बनेगा मेरा यहां से लेके श्याम मंदिर का, विथ सम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर मेरा बनेगा श्याम मंदिर से लेकर एसबीआई बैंक, विथ सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ, सपोज करो यहाँ से लेके एसबीआई की सीधी रोड हो, ऐसे 2 टुकड़ों में नहीं जाना हो मुझे, मेरे को सीधी रोड से जाना है। तो वो जो सीधा वाला वेक्टर बनेगा ना, सीधा, वो इन दोनों वेक्टर का एडिशन बनेगा। समझ में आई बात? तो वेक्टर एडिशन मींस फाइंडिंग द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 डिस्प्लेसमेंट्स या 2 वेक्टर्स। अभी क्लियर है? ठीक है,
ठीक है ना। अब इसको पिक्चोरियल डायग्राम से समझना चाहो, देखो सपोज करो मैं यहाँ से लेके आया, अभी नोट्स में सब कुछ प्रिंटेड है एक तरीके से ना, तो आप वहां पे नोट कर सकते हो। लेट से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आया ना, वेक्टर ए टू पॉइंट ए टू पॉइंट बी आया ना, ये मेरा वेक्टर ए बी हो गया है ना, इसको चला लो या तो, है ना, ठीक है। एंड सपोज करो ये वो था मेरा, ये हमारी पोजीशन है, ये श्याम मंदिर की पोजीशन है। अब श्याम मंदिर से लेकर मुझे अब जाना है वापस एसबीआई बैंक, है ना, एसबीआई बैंक इमैनुअल स्कूल जहाँ पे आपकी लोकेशन है ना, लेट से मुझे यहाँ जाना है ना। सो ये हो गया मेरा वेक्टर बीसी, क्या हो गया मेरा, फ्रॉम श्याम मंदिर टू टू एसबीआई बैंक, है ना। इसमें भी कुछ मैग्नीट्यूड है, कुछ डिस्टेंस कवर होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। तो अब मैं कहूं कि मैं स्टार्टिंग में कहा था ए पर, मैं एंड में कहां पर हूं, सी पर। तो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर ए सी। तो ये वेक्टर ए सी जो है ना, ये एक्चुअली वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी है। ये वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। अब सुनो ध्यान से, अभी अपन वेक्टर एडिशन जनरल वे में सीख रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद फिर हम कंपोनेंट फॉर्म में सीखेंगे। क्या कहा मैंने, क्योंकि वेक्टर जनरल फॉर्म में तो क्या वेक्टर ए बी, अब इसकी कंपोनेंट फॉर्म कहूं तो इस कंपोनेंट फॉर्म में जैसे यहां से लेके यहाँ श्याम मंदिर जाना भी कुछ, मैंने एक तो कह दिया यहां से लेके श्याम मंदिर जाना, ये तो जनरल वे में मैंने वेक्टर डिफाइन कर दिया। फिर इसके अंदर गए कि यहां से श्याम मंदिर जाने के लिए क्या क्या किया, तो फिर मैंने पूरा डिटेल में बताया। यहां से श्याम मंदिर जाने के लिए मैं एक्स एक्सिस पे 3 कदम चला, वाई एक्सिस पे 4 कदम चला और जेड एक्सिस पे मैं 5 कदम चला, तब जाके यहां से लेके श्याम मंदिर पहुंचा। तो ये एक्स एक्सिस पे चलना, वाई एक्स एक्सिस पर नहीं चलना, एक्स एक्सिस के अलोंग चलना, जरूरी नहीं एक्सिस पे ही चलना, उसके अलोंग भी चलेंगे ना। एक्स एक्सिस के अलोंग चलना इतना, वाई एक्सिस के अलोंग चलना इतना, जेड एक्सिस के अलोंग चलना इतना। पर्टिकुलरली डायरेक्शन दे दी, पर्टिकुलरली हर एक डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड भी दे दिया। अच्छा, एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड, ऐसे कर करके मैं श्याम मंदिर पहुंचा। तो ये जो मैंने बताया ना, ये वेक्टर एबी की कंपोनेंट फॉर्म है। क्या है, कंपोनेंट। तो अभी अपन ने दोनों वेक्टर्स को जोड़ा, एबी बीसी को जनरल वे में, बाद में अभी जोड़ेंगे कैसे, कंपोनेंट फॉर्म में भी हम उसको जोड़ के देखेंगे। यहां तक सारी बात क्लियर है सबको, ठीक है फाइन। इसको मैं कर दूं डिलीट, आप समझ गए है ना। ठीक है, तो अब आप कुछ लिख लो, जितना अपन पढ़ते जा रहे हैं उतना अपन लिखते भी जाते हैं साथ के साथ, है ना। और अगर लिखना पॉसिबल ना हो तो यू कैन डू वन थिंग, आज आपका ऑफ भी है तो हम एक काम करते हैं, हम जनरल वे में रीडिंग लगाते हैं ना, क्योंकि थोड़ा सा ये क्लास हमारी बड़ी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि पूरा कवर हो जाए आज ही, है ना। तो आप घर जाके नोट कर सकते हैं, है ना, वीडियो पॉज कर करके नोट्स ही तो बनाने हैं ना। तो अभी अपन रीडिंग लगा लेते हैं, राइट। तो देखो क्या कहता है, वेक्टर ए बी सिंपली मीन्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी। यही कहा मैंने भी, वेक्टर ए बी का मतलब क्या होता है। अच्छा, वेक्टर ए बी की डेफिनेशन है तो, कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू पॉइंट बी। नाउ इफ द डिस्प्लेसमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप्स, जैसे मुझे यहाँ से लेके एसबीआई बैंक जाना है, लेकिन मुझे रास्ते में काम याद आया कि यार श्याम मंदिर पे एक फ्रेंड है, उसे एक बुक कैरी करनी है ना। तो मैं एक तो सीधे चले जाता हूँ, एक में 2 पार्ट्स में गए, यहाँ से लेके एसबीआई श्याम मंदिर, एंड देन श्याम मंदिर से मैं एसबीआई। तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी मेरा वही है, एसबीआई बैंक, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट इज कैरीड आउट इन 2 स्टेप्स, है ना। वन इज फ्रॉम ए टू लेट से सी पॉइंट एंड देन सी टू बी पॉइंट। तो गया तो मैं पी तो बी पर ही पहुंचा, लेकिन ए से सी से बी गया। क्या कहता है, नाउ इफ द डिस्प्लेसमेंट इज कैरीड आउट इन 2 स्टेप्स, फर्स्टली फ्रॉम पॉइंट ए टू ए थर्ड पॉइंट सी, एंड देन व्हाट फ्रॉम, एंड देन फ्रॉम पॉइंट सी टू द पॉइंट बी। ये सब आप पॉज कर करके नोट डाउन कर लेना आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए, राइट। एंड देन फ्रॉम द पॉइंट सी टू द पॉइंट बी, देन वी कैन सी, तो हम देख पा रहे हैं कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इज अल्टीमेटली फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। समझ आया। सो ये ए से लेके बी तक जो वेक्टर बनेगा वो ए से लेके सी और सी से लेके बी का सम बनेगा। समझ में आ गई बात, इज दिस क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ये वेक्टर एडिशन की एक जनरल डेफिनेशन हो गई, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको कैरीड आउट करने के लिए, अभी जैसे अभी अपन ने एक पिक्चोरियल डायग्राम देखा, तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, हमने थोड़ा ना बनाना चाहा, हम तो एक जनरल बात कर रहे थे, यहाँ से क्या गए, यहाँ से यहाँ गए और नेट यहाँ, तो अपने आप ही ट्राइंगल बन गया। इसलिए वेक्टर एडिशन के लिए जो लॉ बनाया गया उसका नाम भी क्या रख दिया, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। मैंने नहीं बनाया, हमने किसी ने नहीं बनाया, बट बनाते बनाते वो पिक्चोरियल डायग्राम ही कुछ ट्राइंगल की तरह बन गया, तो फिर इसलिए कुछ नाम रख दिया गया ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम किससे सीखेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा, उसके अलावा पढ़ो, देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के बारे में क्या कहता है, ये पढ़ो। एज पर द ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से। अच्छा, वेक्टर एडिशन हम 2 लॉ से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ से, एक पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ से। अब ट्राइंगल लॉ में और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है, कब कौन सा लॉ लगेगा, कब ट्राइंगल लॉ लगेगा, कब पैरेललोग्राम, ये अपन डिटेल में देखेंगे। अभी अपन ट्राइंगल लॉ की बात करते हैं। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के लिए देखो, 2 वेक्टर
हमको दो वेक्टर का एडिशन जो कि दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, गिव्स अस ए थर्ड वेक्टर जो हमको एक तीसरा वेक्टर देगा जो कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट दे रहा है अराइजिंग आउट ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स। यही अभी मैंने हमने रफली जब हमने बात करी तो यही बनाया, ठीक है ना। अब वेक्टर को चाहे अपन स्मॉल लेटर में डिनोट करा दें जैसे कैपिटल में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर, या फिर स्मॉल लेटर में डिनोट कराएं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो फाइनली आपका जो वेक्टर बन रहा है वो इतने मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में बन रहा है। इसको मैं क्या लिख दूं, लेटर से इसका नाम में रख दूं वेक्टर सी। तो ये कहां से आएगा, इन दोनों के एडिशन से अराइज होके आएगा। वेक्टर सी विल बी इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये जो लॉ देख रहे हो आप, इस लॉ को क्या कहते हैं अपन, ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ की एक रिक्वायरमेंट है, ट्रायंगल लॉ की एक रिक्वायरमेंट है कि जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, तो पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह मिलना चाहिए, कोलाइड होना चाहिए, ठीक है। चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो वेक्टर पी क्यू का टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर क्यू आर का ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, एक जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो ये नहीं आता है तो ट्राइंगल लो डायरेक्ट नहीं लग पाता है। तो फिर ट्राइंगल लो को लगाने के लिए कुछ पहले अपने को एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ती है, उसके बाद ही ट्राइंगल लो लगता है। लेट से कि ये वेक्टर यहां नहीं होता, ये वाला वेक्टर, लेट से ये वेक्टर यहां नहीं होता, यहां होता, तो अभी इस पोजीशन में तो ये और ये वेक्टर जुड़ने से रहे। तो फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अभी आगे देखते हैं ना। तो ट्राइंगल लॉ की रिक्वायरमेंट है ये कि ट्राइंगल लॉ तभी लग पाएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तभी लग पाएगा जब द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मस्ट कोलाइड विथ द इनिशियल पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर। ओके डन, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे क्या कहता है पढ़ते हैं। देखो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा उसने डिटेल में बताया, हमने तो ओरली तो पढ़ ही लिया, एक बार डिटेल में देखो क्या कहता है। हेयर वेक्टर ए रिप्रेजेंट्स द साइड पी क्यू ऑफ ट्राइंगल, अगर इसको ट्राइंगल मान ले पी क्यू आर, तो वेक्टर ए जो है ट्राइंगल पी क्यू आर की कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करता है, पी क्यू को, है ना। ठीक है, और वो वेक्टर कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट शो करता है, पी से लेकर क्यू तक का, ठीक है ना। शोस द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट पी टू द पॉइंट क्यू, समझ आया। वेक्टर बी कौन सी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आर को, और वो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का बता रहा है, फ्रॉम द पॉइंट क्यू टू द पॉइंट आर, है ना। वेक्टर बी रिप्रेजेंटिंग द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर शोज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट क्यू टू द पॉइंट आर। तो जो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड आएगी। वेक्टर लॉ ऑफ किसी ने जनरल वे में कहा कि यार वेक्टर ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन समझाओ जल्दी से एक ही लाइन में, तो आप क्या कहोगे कि अगर दो वेक्टर्स किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो तीसरी साइड उन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। तीसरी उसी ट्राइंगल की तीसरी साइड विल बी द एडिशन ऑफ दोस टू वेक्टर्स जो कि उस ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है ना। ये एक ही लाइन में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बन गया हमारे पास। सो एज पर द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का सम वाला वेक्टर है, जैसे मान लो उसका नाम रखते हैं वेक्टर सी, ये इसी ट्राइंगल की तीसरी साइड दैट मीन्स पी आर को रिप्रेजेंट करेगा। और वो वेक्टर जो है नेट डिस्प्लेसमेंट देगा कहां से कहां, पॉइंट पी से पॉइंट। घूम फिर के बात हम वही कर रहे हैं ना, पहले जनरल वे में कर रहे हैं, पहले ओरली कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा इसको थियोरेटिकली कर रहे हैं ना। बात समझ में आ गई, ट्राइंगल और क्लियर है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकता हूं, वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, या फिर वेक्टर पी आर इक्वल टू वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर। अगर आप दो लेटर में लिखें तो ऐसे, अगर सिंगल लेटर में लिखें, बोलो यहां तक कोई डाउट, टेल मी, नो। चलो तो एक सेकेंड, कैसे लेट हो गए। हम्म, पिक्चर चालू हो गई पूरी, पहला सीन तो निकल ही गया, बोलो। मजा आता है इस मूवी देखने में, जैसा पहला सीन ही निकल जाए। अभी देखने जाओगे आप सब लोग पठान, तो कैसे आधा घंटा पहले पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे। जो भी देखते हो, जैसे मान लो कोई वेब सीरीज, कुछ तो देखना पसंद होता ही है, हम कुछ हॉबीज तो होती है, मान लो कुछ भी वीडियोस देखना, एजुकेटिव वीडियोस देखना, कुछ भी देखना, तो आप उसमें पहले पहुंचते हो ना, तभी मजा आता है। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है खुशी। सो यू विल सी अ 15 मिनट वीडियो, हम 15 मिनट, आप 15 मिनट लेट हैं, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो इन शॉर्ट देखो, ये बात मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं आपको, है ना। जो बात ये अब बता रहा है, ये बात मैंने पहली बताई थी, और मैंने आपको कहा था ये लाइन याद है तो वेक्टर एडिशन आपको
माइंड में फिट हो गया है ना, अगर ये लाइन याद है क्या, वेक्टर एडिशन मींस टॉकिंग अबाउट द नेट डिस्प्लेसमेंट, दो वेक्टर के नेट डिस्प्लेसमेंट को बताना, उन दोनों का एडिशन करना है। ट्राइंगल लो ले लो, किसी भी लो को ले लो, दो वेक्टर को जोड़ने का मतलब ही क्या है, दोनों वेक्टर के नेट डिस्प्लेसमेंट को बताना है ना। फॉर एग्जांपल जैसे यहां से मैं श्याम मंदिर गया, ये मेरा एक डिस्प्लेसमेंट है, श्याम मंदिर से मैं एसबीआई बैंक में, मेरा दूसरा डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से सीधे श्याम मंदिर जाना मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट है। सो यहां से सीधे श्याम मंदिर वाला जो वेक्टर बनेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द सम ऑफ दोस टू वेक्टर्स। यहाँ से सॉरी, यहाँ से एसबीआई बैंक जा, यहाँ से एसबीआई बैंक डायरेक्ट जाने वाला जो मेरा वेक्टर बनेगा, दैट वेक्टर विल रिप्रेजेंट द नेट डिस्प्लेसमेंट, और उसको मैं क्या कहूंगा, दिस वेक्टर इज द सम ऑफ दोस टू वेक्टर्स, यहां से श्याम मंदिर जाना एंड देन श्याम मंदिर से एसबीआई जाना। ठीक है, चलो अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन मैंने आपको अभी अभी बताया, क्या बताया खुशी, कि सब्ट्रैक्शन इज, जो एडिशन है सेम नहीं है, मतलब उनको साथ में कैरीड आउट किया जाता है, साथ ही एक ही टॉपिक मान के कैरीड आउट किया जाता है तो डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि सेम है। अब चलो शुरू करते हैं, फिर बताते हैं सारी बात। देखो नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंस कह दूं, सब्ट्रैक्शन कह दूं, बातें की है ना। ठीक है, तो देखो जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, आपको याद हो, टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा है, पर जनरल बात करते हैं। आपने मैट्रिक्स पढ़ा था सभी ने? ठीक है, तो मैट्रिसेस में हमने एडिशन पढ़ा, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन और मैट्रिसेस में याद करो क्या पढ़ा। माइनस करना पड़ रहा था क्या? माइनस करना कहाँ पड़ रहा था हमको? देखो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कहें या मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कहें, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी हम यही चीज पढ़ेंगे कि एक्चुअली एडिशन जो है, एक्चुअली जो सब्ट्रैक्शन है ना, वो एडिशन की, एडिशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। सब्ट्रैक्शन इज व्हाट, एडिशन ही कर रहे हो आप, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल उस, यस, अगले वाले के माइनस को ऐड कर, अगले वाले के, तो देखो इसको अगर अपन जनरल में बात करें, तो मैंने कहा मुझे 7 - 3 करना है, तो क्या मैं इसको 7 + -3 नहीं कर सकता क्या? ठीक है ना, तो किया तो मैंने वही एडिशन, बट अगले वाले का जो से ये दो 7 और 3 है ना, 7 and 3 आर द टू नंबर्स, तो मैंने अगले वाले के नेगेटिव को प्लस कर दिया, वो एक्चुअली 7 - 3 करना ही हो गया। तो सेम टू सेम यही, ऐसा ही मैट्रिक्स में सीखा था हमने, और ऐसा का ऐसा ही हमने वेक्टर में भी सीखना है। क्या? टू सब्ट्रैक्ट अ वेक्टर, मान लो वेक्टर बी, फ्रॉम अ वेक्टर, मान लो वेक्टर ए, मीन्स टू एड द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी टू वेक्टर ए। वेक्टर ए में वेक्टर बी के नेगेटिव को जोड़ना ही कहलाता है वेक्टर बी को वेक्टर ए से सब्ट्रैक्ट करना। समझ गए? यहां तक समझ गए? अब देखो, जब अपन नंबर्स की बात कर रहे थे, मैट्रिसेस में जनरली हमको कंपोनेंट नंबर्स मिल रहे थे, रियल नंबर्स या फंक्शंस मिल रहे थे, तो उनका नेगेटिव करना कोई बड़ी बात नहीं थी। 3 का नेगेटिव -3, 7 का नेगेटिव -7, साइन एक्स का नेगेटिव -sin x। बट वेक्टर का नेगेटिव करना थोड़ा सा, थोड़ी सी तो बड़ी बात है ना। कल सीखा था नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, या परसों सीखा होगा। क्या होता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर? टू अपोजिट द डायरेक्शन, टू अपोज, मैग्नीट्यूड छेड़ना नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट करनी है। तो अब जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, तो आप अगले का नेगेटिव जोड़ोगे, यानी अगला वेक्टर जो भी है उसको रिवर्स करके इसमें जोड़ना कहलाता है सब्ट्रैक्शन। उसको रिवर्स करके इसमें जोड़ना क्या कहलाता है? सब्ट्रैक्शन कहलाता है। इज दिस क्लियर? ठीक है ना। तो एक बार के लिए इसको भी अपन लिखवा देंगे, चलो एक बार पढ़ लो। चलो, टू सब्ट्रैक्ट, यहां तक तो पढ़ लिया अपन है ना। दैट इज, अभी अभी मैंने आपको करके बताया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या कहलाएगा, वेक्टर ए में क्या जोड़ना है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। या फिर उल्टा करें, मतलब उल्टा क्या करें, ये सेकंड केस है ना, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस है। अभी अपन नीचे प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता ना। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए एक अलग वेक्टर देगा, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एक अलग वेक्टर देगा ना। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करेंगे, तो वेक्टर बी में आपको अब जोड़ना है क्या? वेक्टर ए का नेगेटिव जोड़ना है। ठीक है, तो उसमें नेगेटिव हो रहा है बी का, और इसमें नेगेटिव हो रहा है ए का, तो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। समझ गए? ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। एक बार आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा पिक्चोरियली मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे अपोजिट डायरेक्शन करेंगे, कैसे क्या करेंगे। ठीक है। देखो वैसे तो प्रॉपर्टीज में आएगी ये चीज, बट
अभी जैसे मैंने, क्या होती है, कोई ऐसी चीज होती है जो आनी तो बाद में होती है, बट रहा नहीं जाता, अभी बोल दी, बोल निकल ही जाती है मुझसे, जैसे अभी निकल गया ना मेरे मुंह से कि एडिशन तो देखो कम्यूटेटिव होता है और सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो वही नोट भी लिख दिया, जब निकल गया तो लिख दिया कि वेक्टर ए प्लस बी क्या है, वेक्टर बी प्लस ए के बराबर होता है, बट वेक्टर ए माइनस बी इज नेवर इक्वल टू वेक्टर बी माइनस ए, है ना, इट इज नॉट इक्वल टू दिस, कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव नहीं, है ना। और अभी अब जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो ये बात वापस कहेंगे, है ना, उस टाइम क्लियरली कहेंगे, थोड़ा प्रूव व्रूव भी करके बताएंगे, राइट। ठीक है ना, अभी के लिए इतना काफी है, चलो। हाँ, अब ये इसकी जनरल वे में ना, ये तो एकदम से बोलते बोलते चलो निकल गया मुंह से, तो ठीक है बता दिया ना। चलो, अब एक बार मेरे को दूसरी शीट खोलनी पड़ेगी, जो चीज आपको समझानी है। लेट्स से मेरे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, राइट। एंड लेट्स से ये मेरे पास वेक्टर बी है, तो मेरा वेक्टर ए प्लस बी क्या आता, ये आता, ये जो अभी मैंने वेक्टर बनाया ये वेक्टर ए प्लस बी आता, मतलब दिस विल बी व्हाट, वेक्टर, एक बार लिख देते हैं अपन, इफ दिस इज वेक्टर ए and this is vector b, then this will be vector a plus b, the net displacement of those two vectors. अब बात करते हैं वेक्टर a माइनस बी कैसे पिक्चोरली रिप्रेजेंट होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका नेगेटिव करना पड़ेगा विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो देखो क्या होगा। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ताकि मेरा मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, ताकि मेरा मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, मैं इसी वेक्टर की कॉपी बनाता हूँ, है ना, क्योंकि मैं दोबारा नया वेक्टर बनाऊंगा तो हो सकता है कि एक हाथ ऊपर नीचे रह जाए, छोटा बड़ा रह जाए, तो मैं इसी वेक्टर की कॉपी बनाता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब ये बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर है बेटा, ठीक है। अब मैं पहले तो इसको इसके साथ ही रख देता हूँ, बिल्कुल एज इट इज, बिना छेड़े, और मैं इसको कर देता हूं, मेरे पास कमांड है फ्लिप करने का, तो मैं फ्लिप कर देता हूं, ताकि हमारा बिल्कुल रत्ती पर भी फर्क ना हो, है ना। तो देखो, देखते हैं हमारे पास कमांड है तो सही, शायद देखते हैं, फ्लिप करने का कमांड आता है क्या वर्ड में। देखो, रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, नहीं, 1 सेकेंड, 2 बार 90 डिग्री घुमा दें तो फ्लिप हो जाएगा ना, देखो, तो एक बार 90 डिग्री, देन दूसरी बार 90 डिग्री, नहीं हुआ। क्यों नहीं कर रहा है इसको ये पोजीशन में, 1 सेकेंड, ये क्या है, हो कहाँ गया बेटा, ये उठ के इधर आना चाहिए था, अच्छा हो तो गया है, सही कह रही है ये खुशी, हो तो गया है, बट क्या है वो उधर ही रखा है, तो हमको आगे खिसकाना पड़ेगा ना, ये अपन ने 2 बार कर दिया ना 180 180, अपन ने देखो 2 बार कर दिया तो वापस सेम ही बन गया, तो एक काम करते हैं, एक 2 बार उसको कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, इसकी देखो ये एरो यहाँ दिखाई दे रही है आपको, चेक कर पा रहे हो, ये एरो यहाँ दिखाई दे रही है, बस अब इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट से इसकी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करते हैं और इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, लाइक दिस। तो टेल मी, यही होगा माइनस बी वेक्टर, आप पढ़ के आए हो कल, वेक्टर बी अगर ये है तो ये माइनस बी वेक्टर होगा, ठीक है। सो लेट से दिस इज द माइनस बी वेक्टर। अब अगर ये माइनस बी वेक्टर है, तो अब ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जोड़ना है, दैट मीन्स अब आपको इस पॉइंट से पहले यहां आना है, और इससे फिर ऊपर ना जाके नीचे आना है, तो अगर मैं ये वाला वेक्टर बनाऊंगा, सो दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड एज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इज दिस क्लियर। सो दिस इज माय वेक्टर ए माइनस वेक्टर, अब समझ में आ गया होगा, है ना, दिस इज माय वेक्टर ए माइनस वेक्टर। मैं इतना डिटेल में मैथ्स में वैसे बताते नहीं है, ये फिजिक्स में तो बताना पड़ता है, इतना डिटेल में मैथ्स में नहीं बताते, बट मुझे मजा नहीं आता जब तक चीज आपको नहीं समझ में आया ना। आपसे फिर मैं नेक्स्ट अगले टॉपिक में पूछता रहा हूँ, वो पढ़ा था ना, हाँ 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 आप करते रहो, अब समझ में आ गया ना, क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज माई वेक्टर ए प्लस बी। अच्छा, वेक्टर ए प्लस बी की डायरेक्शन अलग, वेक्टर ए माइनस बी की डायरेक्शन भी अलग, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी अलग, देखो ज्यादा आ रहा है उससे, और वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी अलग। अच्छा, ऐसा फिक्स नहीं हो गया कि वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा और वेक्टर ए माइनस बी का कम आएगा, कुछ ऐसे कैसे। हाँ, नहीं देखो, एक्चुअली मैग्नीट्यूड में तो नेगेटिविटी तो वैसे भी स्क्वायर हो जाती है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो आप, उसके कंपोनेंट के स्क्वायर्स करके जोड़ते हो, है ना, ऐसे तो निकालते हो फिर रूट करते हो, तो वैसे भी वो जुड़ जाती है, बस फर्क ये पड़ता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ना,
तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ए प्लस बी का ही ज्यादा आएगा, ए माइनस बी का ही कम आएगा, उल्टा भी हो सकता है, सेम भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है ना, डन है। लेकिन डायरेक्शन आप एक चीज नोट कर लो कि डायरेक्शन जो है, एक डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक, दोनों नहीं। जैसे कि सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, ये डायरेक्शन अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से देखें तो दिस डायरेक्शन इज व्हाट, नॉर्थ ईस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, तो इसको साउथ ईस्ट कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे? तो एक डायरेक्शन अपोजिट होगी। वेक्टर एडिशन से वेक्टर सब्ट्रैक्शन में जाते ही क्या होगी बेटा, एक डायरेक्शन आपको, ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ ईस्ट का एग्जैक्टली अपोजिट कर दो। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट, सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर मैं साउथ वेस्ट कर दूं तो इस वेक्टर का एग्जैक्ट एग्जैक्ट उल्टा कर रहा हूं, तो ये तो माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया ना, अपने को तो प्लस वेक्टर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए। भाई अगर मैं इसका जस्ट उल्टा कर दूं तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ का भी उल्टा करूं साउथ, और ईस्ट का भी उल्टा करूं वेस्ट, और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करूं, तो ये इस वेक्टर का उल्टा है। अब इस वेक्टर का उल्टा मतलब इसका नेगेटिव है, इसका, हाँ इसका नेगेटिव है, दैट मीन्स माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, जबकि मुझे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए। आप देखो एक चीज कि इस वेक्टर से इस वेक्टर में आते टाइम केवल और केवल एक वेक्टर ही तो अपोजिट हुआ, तो एक डायरेक्शन ही तो अपोजिट होगी। नॉर्थ का साउथ होगा, साउथ का नॉर्थ होगा, ईस्ट का वेस्ट और वेस्ट का ईस्ट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, समझ आए? चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। चलते हैं ब्रॉड रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत क्या है ना, है ना? भाई ट्राइंगल लॉ है ना हमारे पास वेक्टर एडिशन करने के लिए, तो व्हाट इज द नीड ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, है ना? हालांकि उससे भी पहले एक चीज और कहेंगे अपन। देखो अगर अपन देखें प्रैक्टिकली देखें तो जरूरत नहीं भी है ना, पैरेललोग्राम लॉ के बिना भी अपन ट्राइंगल लॉ की मदद से ही वेक्टर एडिशन कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको कहते हैं फ्री वेक्टर्स। कल सीखा था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, जिसमें अपन पैरेलली डिस्प्लेस कर पाते हैं ना। तो पहले उसकी बात करते हैं। लेट्स से मेरे पास ये है वेक्टर ए, दिस इज माय वेक्टर ए, और मैंने कहा लेट्स से दिस इज माय वेक्टर बी, एनी एनी वेक्टर, दिस इज माय वेक्टर बी, या चलो बार बार ऐसे ही बना रहे हैं तो कंफ्यूजन ना हो, ऐसा बना लेता हूं अब की बार, है ना? दिस इज माय वेक्टर बी, ओके। हर टाइप के केस लेने की एग्जांपल्स में कोशिश करते हैं ताकि ऐसा फिक्स ना हो जाए कि वेक्टर ए ऐसा होगा तो वेक्टर बी ऐसा ही होगा ना, तो ऐसा भी हो सकता है। सो ये वेक्टर बी है बेटा, है ना? अब मैंने कहा इन दोनों वेक्टर को जोड़ो। मेरा टारगेट है टू फाइंड दिस वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। माई टारगेट इज फाइंड टू फाइंड दिस वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो फर्स्ट थिंग दैट विल कम इन माई माइंड, मैं कहूंगा कि सर ने बताया था मुझे कि दो वेक्टर को जोड़ने के लिए पहले वाले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट शुड शुड कोलाइड विद द सेकेंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, ऐसा होना चाहिए। यहां तो इसका टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट कोलाइड ही नहीं हो रहा सर, तो हम इसको एडिशन नहीं कर सकते। पहली चीज हमारी माइंड में आएगी कि वेक्टर एडिशन इस केस में पॉसिबल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? हमारे पास फ्री वेक्टर्स है, हमारे पास फ्री वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, या तो इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके वहां ले जाओ, या इसको पैरेलली डिस्प्लेस करके यहां ले जाओ। कैसे? लेट्स डिस्प्लेस इट। तो मैंने सपोज कर उसको सेलेक्ट कर लिया, और मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट सब्सटीट्यूट फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब मैंने ये पैरेलली डिस्प्लेस किया है ना। पैरेलली डिस्प्लेस करने का एक्चुअली मतलब होता है कि डायरेक्शन नहीं बदलना, ठीक है? जिस जिस एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, जितना जा रहे हो, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट जा रहे थे तो आज भी एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट, वाई एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट जा रहे थे तो आज भी वाई एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट, ठीक है ना? इस तरीके से। तो अब मेरा वेक्टर एडिशन पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ? ये लो साहब, आपका बन गया वेक्टर ए प्लस बी, बन गया, बना कि नहीं बना? तो वन थिंग इज दैट, ये वेक्टर ए यहां लिख देता हूं, ये वेक्टर है, और ये फाइनली क्या हो गया मेरा, अगेन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो तो गया। ठीक है ना? तो पहली चीज, एक चीज तो ये है कि वेक्टर एडिशन हर बार पॉसिबल है, ट्राइंगल लॉ से ही पॉसिबल है, आपको पैरेललोग्राम लॉ की एक्चुअली जरूरत नहीं है। बट सपोज करो कि ये फ्री वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं आया, लेट से मेरे पास नहीं आया, तो फिर क्या करें? तो ये दूसरा सब्सटीट्यूट लॉ है। मतलब ये क्या है बेटा? ये सब्सटीट्यूट लॉ है कि अगर आप ट्राइंगल लॉ ना लगाओ तो ये लगा लो। ये ऐसा नहीं है कि, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यानी किसी, हाँ, ऐसा नहीं होगा कि किसी क्वेश्चन में सर ट्राइंगल लगता है और किसी क्वेश्चन में वो ना लगता है तो ये लगता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आप किसी भी क्वेश्चन में ट्राइंगल लगा सकते हो, आप किसी भी क्वेश्चन में पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है वो सुनो ध्यान से, नीचे आ जाओ। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि
आपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये सीखा है कि ट्राइंगल, दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए एक का टर्मिनल पॉइंट दूसरे के इनिशियल पॉइंट से कोलाइड होना चाहिए। लेकिन मान लो एक का इनिशियल पॉइंट दूसरे के इनिशियल पॉइंट से कोलाइड हो रहा है, लाइक दिस। क्या कहा मैंने? दोनों का इनिशियल पॉइंट ही कोलाइड हो गया, को इनिशियल वेक्टर्स हो गई है ना, या को टर्मिनल वेक्टर्स आ जाए। दूसरा केस ये ले लो, लेट से कि एक वेक्टर ये है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है ना, और दूसरा वेक्टर ये है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। ये लो साहब, दोनों के टर्मिनल पॉइंट ही कोलाइड हो गए। तो एक्चुअली अस्तित्व निकल के आता है किसका? पैरेललोग्राम लो का। क्या कहा मैंने? पैरेललोग्राम लो की जरूरत ही कब पड़ेगी बताओ? जब दोनों के या तो इनिशियल पॉइंट कोलाइड हो रहे हो, या दोनों के टर्मिनल पॉइंट। देखो आधे एक नंबर के कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ए ट्रायंगल एप्लीकेशन व्हेन द इनिशियल पॉइंट ऑफ टू वेक्टर्स कोलाइड, ये ट्रू है। व्हेन द टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ टू वेक्टर्स कोलाइड, ये भी ट्रू है। लेकिन अगर इनिशियल टर्मिनल से कोलाइड हो रहा है दूसरे के, तो फिर एक्चुअली पैरेललोग्राम लो की कोई जरूरत ही नहीं है उस केस में, है ना, फिर तो ट्रायंगल हो ये। अच्छा, तो पहले तो ट्रायंगल लो में पहले तो पैरेललोग्राम बता देता हूं मैं, है ना, क्या चीज है पैरेललोग्राम लो बता देता हूं। उसके बाद फिर मैं ऐसी चीज बताऊंगा कि पैरेललोग्राम के लिए एक्चुअली इस केस में भी जरूरत नहीं है, इस केस में भी ट्रायंगल लो से काम हो सकता है ना। कैसे? देखो, तो नहीं, फ्री वेक्टर यूज करेंगे इसमें भी। देखो ट्रायंगल हो जहां नहीं लग रहा है और फिर भी लगाना है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है, फ्री वेक्टर्स। यहाँ पे भी अभी फ्री वेक्टर्स कर सकते हैं ना। लेकिन एक बार चलो पैरेललोग्राम लो की बात करते हैं, तो मैं एक बार इस केस को तो डिलीट कर देता हूँ, है ना। एक ही केस से देख लेंगे, बात तो एक ही है, फिर दूसरे केस में भी वो चीज अप्लाई हो जाएगी। तो ये वाला केस है मेरे पास कि दोनों के को इनिशियल वेक्टर्स इनिशियल पॉइंट से कोलाइड हो रहे हैं, दैट मींस दीज आर को इनिशियल वेक्टर। एक्चुअली क्या है, ये वेक्टर नहीं बन पाया, एक मिनट रुको, इसको वेक्टर बनाओ, ये लाइन सेगमेंट बन गई है ना। हम्म, ठीक है। सो दिस इज माय अनदर वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट कोलाइड हो रहे हैं, यहां तक ठीक है। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। लेट्स से दिस इज वेक्टर ए and let's say this is vector b. Now the question arises, what is vector a plus vector, where is vector a plus, क्या होगा वो तो एक्चुअली क्या है, कंपोनेंट फॉर्म की बात है, क्या होगा, है ना। रिटर्न लैंग्वेज में क्या होगा, ये तो कंपोनेंट फॉर्म की बात है। अभी कंपोनेंट फॉर्म अभी अपने एडिशन में स्टार्ट ही नहीं किया, है ना। लेकिन किधर होगा, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं अभी अपन, एडिशन में कंपोनेंट फॉर्म की बात नहीं कर रहे। तो किधर है साहब, वो पूछ रहा है कोई हमसे। तो ये क्या कहता है कि साहब अगर आपके पास ऐसे दो वेक्टर्स आ जाएं जिनके इनिशियल पॉइंट कोलाइड हो रहे हो, तो आप एक काम कर लो, आप अभी आपके पास जो डायग्राम है इसकी मदद से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज हमको पता है कि पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए हमको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो मुझे इस वाली साइड की कॉपी बनानी पड़ेगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उसको प्लेस करना पड़ेगा वहां पे, राइट। और एक मुझे इस साइड की कॉपी बनानी पड़ेगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पैरेलली डिस्प्लेस करके उसको यहां बनाना पड़ेगा। बन गया, कंप्लीट हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कंप्लीट होने के बाद इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ही आपके उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ट्राइंगल लॉ कहता है कि ट्राइंगल की तीसरी साइड सम को रिप्रेजेंट करती है। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसके सम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, डायगोनल तो दो है सर, कौन सा वाला डायगोनल? वो वाला डायगोनल जो कि उस को इनिशियल वेक्टर्स वाले इनिशियल पॉइंट से निकल रहा है। को इनिशियल वेक्टर्स वाला इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है ना। तो इस वाले पॉइंट से निकलने वाला डायगोनल रिप्रेजेंट करे, क्योंकि डायगोनल दो है तो कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये वाला डायगोनल जो है पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अब अगर तो फिर तो हमेशा पैरेललोग्राम लगाना ही पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है। देखो अब आ जाओ सेकंड केस, मतलब सेकंड केस क्या, आ जाओ सपोज करो मुझे तो नहीं लगाना पैरेललोग्राम लो, ना। मैंने क्या कहा, हमेशा ट्रायंगल लो से काम चल सकता है। तो मुझे एक चीज बताओ, आपने वेक्टर ए की कॉपी बना के डिस्प्लेस किया वहां पे, अब वेक्टर ए को डिस्प्लेस कर दो। ये लो, मान लो मैंने नहीं बनाई कॉपी, मान लो मैंने नहीं बनाई कॉपी। आपके पैरेललोग्राम लॉ से ध्यान से देखो, स्क्रीन पे देखो, आपके पैरेललोग्राम लॉ से यही वेक्टर एडिशन आ रहा है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि यही वेक्टर एडिशन आएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेक्टर ए को डिस्प्लेस कर दूंगा यहाँ पे। तो देखो मैंने रत्ती भर भी चेंज नहीं किया, डायगोनल अभी भी वैसा ही है, और अभी भी वही डायरेक्शन वही मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर थोड़ा बहुत चेंज होता तो आप कहते हैं कि सर आपके ट्रायंगल लो से तो कुछ अलग एडिशन वाला वेक्टर आ रहा है, और आपके पैरेललोग्राम लो से अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। ट्राइंगल लो जबरदस्ती लगाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है मेरे पास, फ्री वेक्टर्स। तो मैंने पैरेललोग्राम ना लगा के और मैंने ट्राइंगल लो जबरदस्ती लगा दिया,
तो भी वही आ रहा है और वैसे भी वही आ रहा है। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली देयर इज नो नीड ऑफ पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो तो एक्चुअली बेवकूफ बनाता है। पैरेललोग्राम लो एक्चुअली ट्रायंगल लो से बन के आया है। ट्रायंगल लो के कॉन्सेप्ट्स को बना के आया है। वो कॉपी करके क्यों डिस्प्लेस कर रहा है? वो उसी को डिस्प्लेस कर देना, उसी वेक्टर को डिस्प्लेस करे। वाई देयर इज अ नीड टू कॉपी एंड डिस्प्लेस, है ना। समझ आ गया। चलो अब इसकी थ्योरेटिकल पार्ट रीड करते हैं एक बार। देखो, एक बार जब प्रैक्टिकल पार्ट समझ में आ जाता है तो थ्योरेटिकल पार्ट तो ऐसा लगता है कि ये तो आता है ना, बोरिंग हो जाता है वो, दैट्स फाइन। लेकिन अब नोट्स बनाने के लिए करना है ना। तो आपके लिए आज की क्लास का सब्जेक्ट टॉपिक मैंने ये रखा है कि वी विल डू द ओनली द प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि बड़ी है आज की क्लास, बड़े नोट्स हैं बहुत सारे। 10.2 का इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, हमने 3 क्लासेस में कवर किया था लास्ट ईयर। मैं कोशिश कर रहा हूँ आज ही कवर कर लूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये छोटी मोटी लाइन से आप घर जाके पॉज कर करके नोट्स बना दोगे, है ना। अभी अपन रीडिंग मारते हैं। द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रिक्वायर्स that to add two vectors, the terminal point of one vector must collide with the इनिशियल पॉइंट ऑफ, ये तो ट्राइंगल लो की बात हो रही। ट्राइंगल लो की बात हो गई कि ट्राइंगल लो क्या चाहता था, ट्राइंगल लो ये चाहता था कि टर्मिनल पॉइंट ऑफ पहले वेक्टर का मस्ट कोलाइड विद इनिशियल पॉइंट ऑफ अदर वेक्टर। बट इन केस, बट अगर ऐसा केस निकल के आ जाए कि हमको ऐसे दो वेक्टर्स जोड़ने पड़ रहे हैं, वी आर रिक्वायर्ड टू ऐड सच टू वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट कोलाइड हो रहे हो विद ईच अदर, या फिर दूसरा केस, अगर टर्मिनल पॉइंट कोलाइड हो रहे हो विद ईच अदर, तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे? दो और वेक्टर्स बना के जो कि इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल हैं। ठीक है ना। बाय ड्रॉइंग टू मोर वेक्टर्स पैरेलल टू द गिवन टू वेक्टर्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ यूजिंग द फ्री वेक्टर्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, फ्री कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम कह लो। पैरेलली डिस्प्लेस करना भी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में, और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स में भी हम पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है ना। एक बार जो ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, तो ट्राइंगल सॉरी, एक बार जो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया दो अलग वेक्टर्स बनाने के बाद, तो एज पर द पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, उसका जो डायगोनल बनेगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि दो वेक्टर्स का एडिशन होगा। अच्छा, रिजल्टेंट का मतलब भी सम होता है, याद रखना। रिजल्टेंट मैंने कहा ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या है, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। ठीक है, डन है। ठीक है। डायगोनल formed of this parallelogram represents the resultant vector of the addition of the given two vectors। ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब आपके नोट्स में कुछ इस प्रकार से इसको नोट कर लेना। ठीक है। थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बना देते हैं। ओके फाइन, ठीक है, कर लोगे। ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। अभी भी मैंने कंपोनेंट फॉर्म की बात नहीं करी है, याद रखना। और अभी मल्टीप्लीकेशन भी बाकी है ना। मल्टीप्लीकेशन तीन तरह का कहा है वेक्टर में। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, और फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स दो तरीके का है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स की तो इस एक्सरसाइज में बात ही नहीं होगी, वो थर्ड एंड फोर्थ में होगी। इसमें बस एक चीज बात जरूर होगी, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। तो मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं हो रही क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो चुका है, तो वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। चलो पहला लो, जैसा कि हम बात कर ही रहे थे, फर्स्ट लो विल बी व्हाट, कम्यूटेटिव लो। तो कम्यूटेटिव लो क्या करता है, हमने कई बार पढ़ लिया, तो अब तो आपको आ ही जाना चाहिए, है ना। क्या कि उल्टा फुल्टा एक समान, सिंपल सी देसी भाषा में अपने याद किया था, है ना, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में याद किया था। अच्छा, फंक्शंस में भी याद किया है, फंक्शंस भी कम्यूटेटिव और वो उस तरीके से हमने याद किया था, 11th में भी किया था ना। सो वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी प्लस ए होता है। सो एडिशन, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है ना। अब कोई कैसे करा के दिखाओ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से, तो आ जाइए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए, let's say this is my vector A, and let's say this is my vector B. So this will be my vector A plus B. Done. ये क्या है मेरा बताओ, ये क्या है मेरा वेक्टर A, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, B प्लस ए। तो B प्लस ए के लिए B का टर्मिनल पॉइंट A के इनिशियल पॉइंट से कोलाइड होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, आपके पास फ्री वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, तो आप बी को यहीं रहने दो। आप वेक्टर या तो बी को, ए को यहां छोड़ के बी को घुमाओ, या फिर बी को यहां रह के ए को घुमाओ, कैसे भी कर सकते हो। तो लेट से मैं बी को तो यहीं छोड़ देता हूं, और मैं ए को ऐसे कुछ डिस्प्लेस करता हूं ताकि इसका टर्मिनल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट बन जाए। तो अब मेरा वेक्टर ए जो है ऊपर पहुंच चुका है, कहां, यहां। ये मेरा वेक्टर ए वहां पहुंच चुका है, पहुंच गया। अब वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करना जरा।
वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्या होगा, बी और ए का नेट डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस। तो ये हो गया मेरा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर क्या हो गया मेरा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो गया। नाउ लुक एट दीज टू वेक्टर्स, ये दोनों एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में भी सेम हैं और डायरेक्शन में भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, मतलब ये कोलाइड हो ही नहीं सकते, दोनों पैरेलल हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं, ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स। तो वी आर, हमने भी तो यही कहा कि वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर बी प्लस ए इक्वल है, हमने वहां पे भी यही किया और ये पिक्चोरियली भी रिप्रेजेंट हो गया कि वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर बी प्लस ए सेम होते हैं। फॉलोड, ठीक है। और इसी का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है नीचे, है ना, देखो उस वाली शीट में ऑलरेडी बना बनाया है ना, देखो इस वाली शीट में क्या है, ऑलरेडी बना बनाया है, और दूसरी शीट में मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखा रहा हूँ, है ना। अभी मैं इसमें से हिलाऊं वापस इसमें लगाऊं तो थोड़ा सा इस शीट को मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, इसलिए मैं दूसरी शीट में 4 ही एक्सपेरिमेंट्स करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वेक्टर ए प्लस बी वाला वेक्टर हो गया, और वेक्टर बी प्लस है, इस वाले शीट में मैंने क्या किया था, मैंने वेक्टर ए को नहीं, सेम वही किया, वेक्टर ए को ही हटाया, वेक्टर ए को हटा के इधर लगा दिया तो ये हो गया। तो अब आप देख सकते हो, इसमें से भी देख सकते हो आप कि ये वाला वेक्टर जो है और ये वाला वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। समझ गए, बोलो चलें आगे। चलो, तो हेयर वेक्टर ए प्लस बी इन बोथ केसेस रिप्रेजेंट द सेम वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर ए प्लस बी एंड, पूरा ढंग से नहीं लिखा हुआ, वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर बी प्लस ए, दोनों चीजें है ना। 1 सेकेंड, हेयर वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर बी प्लस ए, वेक्टर बी प्लस, मतलब वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए वाला वेक्टर, इन बोथ केसेस रिप्रेजेंट द सेम वेक्टर, इन बोथ केसेस, in both cases represent the same vector। डन। ठीक है बेटा, चलें नेक्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ क्लियर, ओके, चलते हैं नेक्स्ट, आ जाओ। तो कम्यूटेटिव लॉ के बाद अगला लॉ, उधर भी एसोसिएटिव लॉ हुआ था, हमेशा कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव लॉ सेकंड आता है। एसोसिएटिव लॉ हमने डिटेल में पहले पढ़ चुका है, इसलिए ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, हम एसोसिएटिव लॉ वेक्टर में कैसे लगेगा इस बात पे ज्यादा बात करेंगे, है ना। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर अपन दो नंबर्स को पहले ए और बी को जोड़कर सी को जोड़ें, या फिर आखिरी के दो जोड़ के बी प्लस सी को ए से जोड़ें, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, है ना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ऐसा मैट्रिक्स में भी हुआ था, ऐसा जनरल रियल नंबर्स के केस में भी होता है। अब ऐसा का ऐसा वेक्टर्स में भी होता है, ऐसा का ऐसा किस में होता है, वेक्टर्स में। सो दिस इज द स्टेटमेंट जो अपने को याद रखना है एसोसिएटिव लॉ से। और अब वापस आ जाओ, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक बार इसका, और इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, अपन अलग शीट पे करेंगे, इधर तो करा कराया है ऑलरेडी, अपन अलग शीट पे करेंगे, ठीक है ना। ये तो स्टेटमेंट है जो याद करना है बेटा, ट्रू फॉल्स में आ जाए तो, और आपकी नॉलेज के लिए भी याद रखना चाहिए, तो ब्रैकेट में यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, यू विल गेट द सेम आंसर। चलो अब इसको पिक्चोरियली देखते हैं एक बार, तो आ जाओ दूसरी शीट पे, हमारी एक्सपेरिमेंटल शीट जो चल रही है। वापस मैं क्या कर रहा हूं, वेक्टर ए, अब मेरे को 3 वेक्टर चाहिए, वेक्टर ए बी सी, एसोसिएटिव लॉ लगाने के लिए आपको कितने वेक्टर्स चाहिए, 3। तो लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए, थोड़ा इधर से बनाना शुरू करो ना, दिस इज माय वेक्टर ए, ठीक है, एंड दिस इज माय वेक्टर बी, ऐसा ले लो आपकी बात, ठीक है। तो टेल मी वेक्टर ए प्लस बी कौन सा होगा, ये होगा। अब आप जब एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हो तो स्टेटमेंट क्या कहता है एसोसिएटिव लॉ वाला, बताओ। एसोसिएटिव लॉ के स्टेटमेंट का एलएचएस पार्ट क्या है, एलएचएस पार्ट है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके जो वेक्टर आया उसके साथ एक तीसरा वेक्टर जोड़ो, यही तो इसका एलएचएस पार्ट, ये इसका एलएचएस पार्ट है। तो देखो ये तो था मेरा वेक्टर ए, दिस वॉज माई वेक्टर ए, दिस वॉज माई वेक्टर बी, तो इनका जो दोनों का एडिशन आया वो क्या आया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आ गया, टेल मी, ठीक है। अब इसके साथ एक तीसरा वेक्टर और जोड़ो, मतलब अब इस डिस्प्लेसमेंट का जो टर्मिनल पॉइंट आया है ना, उसके
उसी पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बनाते हुए एक तीसरा वेक्टर और जोड़ दो, जोड़ सकते हैं ना हम। ये लो, इसका फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो इस पॉइंट पे आया, तो यहां से सपोज करो मैंने एक तीसरा वेक्टर और जोड़ दिया, लेटस से ऐसे जोड़ दिया, जोड़ दिया, ये वेक्टर सी मान लो, राइट। तो अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब आप देखो, अब आप देखो इन दोनों वेक्टर्स को तो भूल जाओ। अब आप देखो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये होगा। बोलो खुशी। अगर आप उन पे फोकस करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इनका रिजल्टेंट वेक्टर तो ये मिल गया ना मुझे। अब इस वेक्टर को एक पहला वेक्टर मान लो और इसको दूसरा वेक्टर मान लो, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा वेक्टर सी। अगर इसको माने तो दिस विल बी लाइक वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं इसको, चलो एक बार मैं वेक्टर बना देता हूं फिर नाम रख देते हैं इसका। लेट से कि ये हो गया मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट ए प्लस बी प्लस सी। तो इस केस में ये है वेक्टर सी, और ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट बना वो क्या बना, वेक्टर ए प्लस बी करके फिर वेक्टर सी जुड़ा है। ये तो है एलएचएस पार्ट, ये क्या है। अब आरएचएस पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, ताकि अगर मैं अलग से बनाऊं तो आपको ऐसा ना लगे कि सर आपने तो सेट कर दिया मामला। सेट नहीं करूंगा, मैं वही वेक्टर्स ले रहा हूं ताकि पैरेलली डिस्प्लेस करके मैं बना रहा हूं, है ना। तो वही मेरे पास वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है। तो आरएचएस के लिए मुझे ये करना है, आरएचएस पार्ट है मेरा, बोल के बताना स्टेटमेंट वाइज आरएचएस पार्ट क्या है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये मेरा आरएचएस पार्ट है। तो इसके लिए देखो मैं काम करता हूं, वेक्टर बी प्लस सी पहले रिप्रेजेंट कर दूं, क्योंकि इसके आगे ब्रैकेट लगा हुआ है और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप ब्रैकेट वाली चीज पे पहले फोकस करते हो। तो पहले मैं वेक्टर बी प्लस सी करूंगा, पहले क्या करूंगा मैं वेक्टर बी प्लस सी करूंगा। तो वेक्टर बी का है ये रहा, वेक्टर सी का है ये रहा, तो इन दोनों वेक्टर्स को उठा के कॉपी करके यहाँ ले आऊं। कौन कौन सा वेक्टर चाहिए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये रहा मेरा वेक्टर बी, इधर से ही लेके आ रहा हूं, ये रहा मेरा वेक्टर सी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये उठा के मैंने इनको यहाँ लगा दिया। ये आरएचएस पार्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ले, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी लेके आऊं। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तो बनाना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो इस वाले केस में तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बना हुआ ही नहीं है, नहीं बना हुआ ना। इस वाले में तो बनाना है आपको वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर आप यहां से लेके यहाँ आए, यहाँ से लेके तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा बी प्लस सी। तो लेट्स ड्रॉ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, बन गया। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिख भी देते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, डन। अब इस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के इनिशियल पॉइंट, इसको एक वेक्टर मानो, एक सिंगल वेक्टर मानो, इसके इनिशियल पॉइंट से वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट टकराना है। भाई पहले वाले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट अगले वाले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से टकराता है तभी एडिशन पॉसिबल है। तो ये जो भी वेक्टर है, ये कहाँ है वेक्टर, ये रहा, यही तो है ये वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये रहा। इसके इनिशियल पॉइंट से इसका टर्मिनल पॉइंट टकराना है, तो वेक्टर ए को उधर से ले आता हूं और उसके टर्मिनल पॉइंट को इससे बढ़ा देता हूं। समझ गए। देखते हैं कौन सा वेक्टर बनता है। तो वेक्टर ए का है वहां पे, ये रहा, दिस इज माय वेक्टर ए, नाम समेत उठाते हैं हम इसको, कंट्रोल सी वी, और इसको इसके इस तरीके से लेके आऊंगा ताकि इसका टर्मिनल पॉइंट, गलत उठा लिया क्या, ऐसा लग रहा है, हाँ मुझे लग भी रहा था गलत उठा लिया। 1 सेकेंड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब सही आ रहा है। देखो, तो मैंने क्या करा, इसको इसके टर्मिनल पॉइंट, इसका तो इनिशियल, इसका टर्मिनल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट ये टकरा गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल था मेरा वेक्टर है, आज भी मेरा वेक्टर है हॉरिजॉन्टल, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बदली और मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला है। तो अब आप फोकस करो, अब आपका एक वेक्टर तो है ये, थोड़ा और आगे जाएगा, और एक वेक्टर है ये, इन दोनों को भूल जाओ एक बार। तो इनका फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये होगा, होगा मतलब ए प्लस बी प्लस सी को एक वेक्टर मानो, सिंगल वेक्टर मानो, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा, आएगा ना। तो मैं फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट बना रहा हूं अगेन, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूं, वो भिड़ नहीं पाया उससे, कोलाइड नहीं हो पाया, होपफुली अभी हो गया होगा ना, ठीक है। चलो, तो अब मैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट बना रहा हूं, दिस इज माय वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, जिसमें बी प्लस सी ऑलरेडी हो चुका है ना। ये बन गया मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। क्या है इस वेक्टर का नाम, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए में आपने वेक्टर बी प्लस सी को जोड़ा है, डन। अब आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या था, ये देखो ध्यान से, और आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, ये वाला है कि नहीं है, है कि नहीं है।
अब आपको प्रूव करना है कि ये वेक्टर बिल्कुल सेम डायरेक्शन के प्लस सेम मैग्नीट्यूड के हैं या नहीं, है ना, इक्वल वेक्टर्स हैं या नहीं, नहीं दिख तो रहे हैं, बट हमारे पास डिजिटली हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? हम एक काम करते हैं, डू वन थिंग, इस वेक्टर को मैं कर देता हूं डिलीट, और मैं उसकी कॉपी बना के इधर पेस्ट करने की, सेट करने की कोशिश करता हूं। अगर सेट हो जाता है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल है, और सेट नहीं होता है तो फिर नहीं है। ठीक है, समझ गए? सो लेट्स मेक द कॉपी ऑफ दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया। देखो भाई, परफेक्ट फिट है, ये परफेक्ट फिट है ना, मैग्नीट्यूड भी फिट हो गया और डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि डायरेक्शन अगर हल्की सी रत्ती पर भी 1 इंच भी ऊपर नीचे होती तो फिट नहीं होता, और मैग्नीट्यूड भी छोटा बड़ा होता तो फिट नहीं होता। तो आप मानते हो कि, अब तो आप मानते होंगे कि ये वाला वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं, तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये बराबर ये होता है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? मानता हूं कि इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन है नहीं आपके एक्सरसाइज में, मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, बट जब हम पढ़ रहे हैं तो फिर डिटेल में पढ़ें। ठीक है ना, बिकॉज एक्सरसाइज सॉल्व करना इज नॉट अवर टारगेट, है ना, अवर टारगेट इज टू ग्रैब एवरी नॉलेज विच इज रिटन इन द बुक। और ये बुक में भी है, ये पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन बुक में भी, अब वो ऐसा करके तो नहीं बता सकता बुक में, बुक इज ए प्रिंटेड थिंग, है ना। ठीक है, चलो, तो इसमें आपको क्या नोट्स लिखने हैं? आपको इसी तरह के 2 डायग्राम बनाने हैं जो ऑलरेडी उस शीट में बने हुए मिलेंगे आपको। लेट्स से, देखो, सेम टू सेम वैसा ही करीब करीब, है ना। इस बार मैंने वेक्टर, इस वाले में वेक्टर ए ऐसे बना हुआ है, वेक्टर बी ऐसे बना हुआ है, तो वेक्टर ए प्लस बी ए बन गया। फिर सी और जोड़ दिया तो वेक्टर ए प्लस बी प्लस ऐसे बन गया ना। फिर वेक्टर बी और सी की कॉपी बनाया मैंने, तो वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी है, इसकी कॉपी कॉपी किया तो मेरे पास ये वेक्टर बी प्लस सी आ गया। और फिर ये वेक्टर ए था, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आया मैं, तो ये वेक्टर ए से बढ़ गया, तो दिस इज माई वेक्टर ए। तो आप देखो इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बिल्कुल इक्वल वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन का है, और तो और मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्लियर? तो ये दोनों चीजें क्लियर है। चलते हैं अब आगे, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो 100% इसी का डिस्क्रिप्शन होगा जो अभी अपन ने यहाँ पे किया है ना। ओके, लेट्स सी, हेयर वेक्टर ए प्लस बी करके वेक्टर सी करूं, या वेक्टर ए में वेक्टर बी प्लस सी को जोड़ूं, दे रिप्रेजेंट द सेम वेक्टर, राइट? कोई डाउट नहीं है? ओके, तो एसोसिएटिव लॉ क्लियर, कम्यूटेटिव लॉ क्लियर। ओके, आगे बढ़ने से पहले 2 चीजें हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव की अभी बात नहीं करेंगे, जब मल्टीप्लीकेशन आएगा तब बात करेंगे, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, यही दोनों चीजें फंक्शंस में भी आई थी, यही दोनों चीजें मैट्रिक्सेस में भी आई थी। सो आप भूल जाओ वेक्टर्स को, आप मुझे बताओ जनरली एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट की बात मत करो, वी विल ओनली टॉक अबाउट ऐड, है ना। जिसको किसी चीज में ऐड करने से वो उसकी आइडेंटिटी ही ना बदले, और एडिशन कम्यूटेटिव वे में करने से आइडेंटिटी ना बदले। कम्यूटेटिव वो मतलब उसमें भी वो ऐड कर लो और वो चीज इसमें ऐड कर लो, दोनों तरीके से ऐड करके अगर उस बंदे की आइडेंटिटी ना बदले तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना। वहां पे इनवर्स की बात मत करो भी, एडिटिव, वहां पे रियल नंबर्स के केस में एडिटिव आइडेंटिटी का काम नंबर जीरो करता है। कौन करता है? नंबर जीरो। तो यहाँ पे जीरो वेक्टर करता है, यहाँ पे जीरो वेक्टर करता है, वहां पे जीरो करेगा, तो यहाँ पे, क्योंकि किसी वेक्टर में क्या जोड़ू कि सेम रह जाए, वेक्टर जीरो जोड़ो, और क्या जोड़ो? जीरो वेक्टर जोड़ो, ना तो डायरेक्शन बदलो, एक ऐसा वेक्टर जिसमें ना तो डायरेक्शन है, जिसमें ना तो डायरेक्शन है ना मैग्नीट्यूड है, मतलब पॉइंट है, एक वेक्टर इज लाइक ए पॉइंट, वो पॉइंट अगर मैंने उसमें जोड़ दिया तो वेक्टर वैसा का वैसा ही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। जैसे मैं यहाँ से श्याम मंदिर गया और दूसरा वेक्टर है, मैं श्याम मंदिर से श्याम मंदिर ही गया तो फाइनली मैं श्याम मंदिर पे ही हूं ना। तो मेरी कौन सा वेक्टर हुआ? श्याम मंदिर से श्याम मंदिर जाने वाला वो जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, वही मेरा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। सो रीड आउट करते हैं, ए वेक्टर विच ऑन एडेड टू सम अदर वेक्टर, a vector which on added to some other vector does not change the identity of that vector is called the as the additive identity of the vector। हो सकता है कि बुक में कुछ अलग लैंग्वेज हो, बट इधर इसमें कोशिश की गई है कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ही बात करी जाए, कॉम्प्लिकेट ना करें चीजों को, है ना। समझ में आया ना? एक ऐसा वेक्टर जिसको किसी दूसरे वेक्टर में ऐड करके उस दूसरे वेक्टर की आइडेंटिटी ही ना बदले, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है ना। और ये तो हो गई डेफिनेशन, ये तो हो गई डेफिनेशन। नाउ सर वैसा वेक्टर है क्या दुनिया में? बिल्कुल है। देखो, एक चीज होती है डेफिनेशन होना, और एक चीज होता है उसका अस्तित्व होना। तो अस्तित्व है उसका ना, जीरो वेक्टर एक्ट्स एज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी वेक्टर इन द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी वेक्टर के लिए जीरो वेक्टर ही एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है, क्योंकि ये चीज आगे आपको दिखाई हुई है। देखो, वेक्टर ए में वेक्टर जीरो मैंने ऐड किया और कॉम्यूटेटिव फॉर्म में किया,
कॉम्यूटेटिव फॉर्म में मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर जीरो भी करके देखा और वेक्टर जीरो प्लस वेक्टर ए भी करके देखा, यू विल गेट द सेम वेक्टर। यहां तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, एडिटिव इनवर्स। तो देखो, शादी में अगर आप जीजा जी की बात करोगे तो फूफा जी की बात करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फूफा जी नाराज, है ना, दोनों में चलता है एंटी, चलता ही ना, जीजा जी फूफा जी, चल सुना होगा आपने। तो अब जीजा जी की बात कर ली तो लेट्स टॉक अबाउट फूफा जी। तो एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर ली तो लेट्स टॉक अबाउट एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है और उसको एडिटिव आइडेंटिटी के बाद ही पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में एडिटिव आइडेंटिटी वर्ड है, तो वो ही नहीं जानते तो फिर एडिटिव इनवर्स कैसे जानेंगे? तो जानते हो आप, बताओ क्या? अगर एक वेक्टर को उसका इनवर्स ऐड करें तो आइडेंटिटी बन जाएगा। एक ऐसा वेक्टर जिसको किसी भी दुनिया के वेक्टर में ऐड करें तो तो रिजल्टेंट वेक्टर आइडेंटिटी वेक्टर आ जाए, और आइडेंटिटी वेक्टर है क्या हमारा? जीरो वेक्टर। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऐड करके जीरो वेक्टर मिले, है ना। तो फाइनली मेरे पास डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा वेक्टर जिसको किसी भी वेक्टर में ऐड करके जीरो वेक्टर बन जाए, तो वो वेक्टर उस वेक्टर का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब आप सोचो ऐसा कौन सा वेक्टर होगा? नेगेटिव वेक्टर। जैसे वेक्टर ए में मैं क्या ऐड करूं खुशी की, जीरो बन जाए, माइनस वेक्टर है। वेक्टर बी में मैं क्या ऐड करूंगी, जीरो बन जाए, माइनस वेक्टर बी। तो हर एक वेक्टर का नेगेटिव ही उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, वेक्टर्स में, तो वेक्टर्स में और मैट्रिसेस में, और आप नेगेटिव जोड़ोगे तो यू विल गेट अ जीरो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी तो वो तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, वन 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 वाली। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो 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 वाली है, तो वही तो चाहिए वहां पे आपको, वो चाहिए है ना। फिर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में अगर बोले ना तो वो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है, इसलिए अपन अब माइंड में हो रह जाती है। बट एडिटिव आइडेंटिटी भी तो होती है जीरो 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 वाली, है ना। तो मैट्रिसेस में भी चलेगा, यहाँ चलेगा, और रियल नंबर्स में भी चलेगा ना। A vector which on added to some other vector gives the resultant vector as additive identity, और additive identity मुझे पता है क्या है, जीरो वेक्टर है। तो यानी कि मेरे को, आप, मैं इसको इसको काट दूं, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन ये भी याद रख सकता हूं कि एक वेक्टर जिसको किसी दूसरे वेक्टर में ऐड करने से मुझे जीरो वेक्टर मिल जाए, उसको मैं एडिटिव इनवर्स कहूंगा ऑफ दैट वेक्टर। और ऐसा वेक्टर, ये तो हो गई डेफिनेशन, ये तो हो गई यहां से लेके यहां तक डेफिनेशन। दूसरी बात, सर अस्तित्व बताओ, क्या ऐसा वेक्टर मौजूद है? यस, नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर एक्ट्स एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ही उस वेक्टर का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है ना। इसको प्रूव करने के लिए नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये वाले। ये वाला देखो क्या कहता है कि वेक्टर ए में आप माइनस वेक्टर ए जोड़ो, या फिर वेक्टर ए में पीछे से माइनस ए वेक्टर, यानी कॉम्पिटेटिव वे में आप जोड़ो, तो यू विल गेट द जीरो वेक्टर, एंड जीरो वेक्टर इज व्हाट? एडिटिव आइडेंटिटी। ऊपर ऊपर अपन सीख गया है। तो सम आपको रिजल्टेंट एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, तब तो एडिटिव इनवर्स वो है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है। सो नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर विल एक्ट एज ए एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी वेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? नाउ व्हाट? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की दुनिया में तीन तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। किसी ने कहा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बताओ, उसके बारे में कुछ, तो आप उससे बोलोगे कि किस तरीके की मल्टीप्लिकेशन की आप बात कर रहे हो। मेरे पास ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के मल्टीप्लिकेशन है। एक तो है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, बाय वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय, ऑब्वियसली मैं वेक्टर का ही तो कर रहा हूँ, स्केलर का, स्केलर से थोड़ा सीखना है मुझे 11th क्लास में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। और दूसरा केस क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाय बाय वेक्टर, है ना। मल्टीप्लिकेशन, एक तो वेक्टर है ही सही ना, एक तो वेक्टर है ही सही, उस वेक्टर का स्केलर से कर रहा हूं, और उस वेक्टर का एक दूसरे वेक्टर से कर रहा हूं। मल्टी मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर। तो ब्रॉडली स्पीकिंग मेरे पास दो टाइप के मल्टीप्लिकेशंस हैं। एक तो वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना, और एक वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करना। अब वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना तो काफी सरल, अभी देख लेंगे। वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन करना अगेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट एंड अदर इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। सो अभी अपन जिस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं दैट इज दिस, यानी एक्सरसाइज 10.2 में केवल और केवल इसकी बात करी जाएगी। ठीक है ना। 10.3 में इसकी बात करी जाएगी, और 10.4 में उसकी बात करी जाएगी।
सो इन दोनों मल्टीप्लीकेशन को हाल फिलहाल छोड़ते हैं हम पेंडिंग, हम बाद में आएंगे 3-4 क्लासेस के बाद में। अभी अपन मल्टीप्लीकेशन केवल ये बात करेंगे। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, ठीक है ना? पूरा चार्ट हमारे माइंड में होना चाहिए, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, अभी ये कर रहे हैं, ये दो चीजें बाद में करनी है। ओके खुशी? ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अभी इस एक्सरसाइज में कौन सा मल्टीप्लीकेशन करना है। फर्स्ट टाइप का मल्टीप्लीकेशन, दैट मींस मल्टी ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के मल्टीप्लीकेशन, और प्रैक्टिकली देखें दो के भी दो, दूसरे के दो गए तो तीन तरह के हो गए, राइट? सो टू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय सम स्केलर सिंपली मींस टू मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर बाय स्केलर। वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना आपको। क्या करना है, एक वेक्टर को एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिक फॉर्म में होगा आपके पास, उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करना। भाई डायरेक्शन को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? डायरेक्शन तो डायरेक्शन से बात करेगी, राइट? ठीक है ना? तो कौन स्केलर से बात करेगा? मैग्नीट्यूड स्केलर से बात करेगा। ठीक है ना? जैसे सपोज करो आप दो बच्चों में लड़ाई हो गई है ना, अब एक बच्चे के पापा आ गए, तो दूसरा बच्चा कहेगा रुक मैं पापा को बुलाऊंगा, पापा पापा से बात करेगी, है ना? मान लो उसकी मम्मी आ गई तो पापा साइड में जाएंगे, वो अपनी वाइफ को भेज देंगे, भाई मम्मी तू मम्मी से बात कर। और मान लो बच्चे ही लड़ रहे तो बच्चा बच्चा से बात करेगा। तो वही बात, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से बात करेगा। समझ गए? ठीक है ना? सो वेक्टर का मैग्नीट्यूड को स्केलर से मल्टीप्लाई करा दो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसको समझने के लिए हम ये चीज समझते हैं कि देखो हमने शुरू से एक चीज सीखी है कि एक वेक्टर में दो चीजें मिलके बनता है एक वेक्टर। एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड जिसको अपन ऐसे डिनोट कराते हैं, और एक होता है उसकी डायरेक्शन जिसको अपन ऐसे डिनोट कराते हैं ना, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को इसकी डायरेक्शन कही जाती है। किसी ने भी कहा कि एक वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप कहोगे उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ही उसकी डायरेक्शन कहलाती है। तो ये उसका यूनिट वेक्टर हो गई, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। हर एक वेक्टर को आप ऐसे ही डिस्क्राइब करते हो खुशी, है ना? तो अब आपको अगर इस वेक्टर को एक स्केलर यानी लैम्डा से मल्टीप्लाई कराना है, तो इसका मतलब है आपको लैम्डा को इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कराना है। सो फाइनली यू विल गेट व्हाट, लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए कैप है ना? ये चीज फाइनली ये चीज बन के आएगी। भाई वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कराने का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड को लैम्डा से मल्टीप्लाई कराना, राइट? समझ आया? ओके, ठीक है। तो दैट इज जो चीज नीचे लिखी हुई है देख सकते हो आप कि हम्म, ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि वेक्टर ए को वही सेम चीज मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, तो अगर इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कराना है तो लैम्डा को इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कराना है ना। वन मोर थिंग कि जब अपन नंबर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो अपन जनरली ऐसे लिख देते हैं 3 into 4, लेकिन वेक्टर्स के केस में आपको बड़ा सोच समझ के लगाना पड़ेगा कि ये इंटू लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर दो वेक्टर्स है, अगर ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर मान लो ए और बी दो नंबर्स है, तो यू कैन इजीली राइट ए इंटू बी, कोई आपको रोकेगा नहीं। और आप ऐसे भी लिख सकते हो ए डॉट बी, आपको कोई रोकेगा नहीं, या सिंपली आप ए बी भी लिख सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वेक्टर्स के केस में आपको सोचना पड़ेगा कि ए इंटू बी लिखूं, क्रॉस लगा वाला साइन लगाऊं, डॉट वाला साइन लगाऊं, क्योंकि क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है, वो दो अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है ना? तो हम जनरली अभी देखो ये एक स्केलर है, ये एक स्केलर है, इसलिए मैं इंटू लगा पाया हूं, मैं ऐसे इंटू नहीं लगा सकता हूं नहीं तो। ठीक है, ओके। चलिए अब इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो मल्टीप्लाई कराना है, डायरेक्शन नहीं छेड़नी है अपने को। ठीक है ना? मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कराना डायरेक्शन है, तो लेट्स से ये है वेक्टर ए, इसको आप यही समझ लो, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो अगर हाफ वेक्टर ए करना है तो आप देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, आप देखो इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम है ना? तो लेट से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट था, 1 2 3 4, तो उसका 2 ही रह जाएगा। तो आप देखो बस इसका ये कटा हुआ पार्ट यहां से लेके ये वाला पार्ट जो है उधर रखा हुआ है। आप चाहे से एक्टिविटी भी करके देख लेना, लास्ट ईयर करके बताई थी, अभी नहीं करवा रहा हूं मैं ना। ठीक है ना? यही वाला पार्ट उधर रखा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड आधा है, डायरेक्शन सेम है। मान लो नॉर्थ ईस्ट है तो अभी भी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट है तो अभी भी साउथ वेस्ट। ठीक है, किसी ने कहा दोगुना करो, तो 4 यूनिट का दुगना 8 यूनिट हो जाता है, मैग्नीट्यूड ही तो दुगना और आधा हो रहा है। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 6 7 8, डायरेक्शन अभी भी सेम है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इस वेक्टर के आगे यही वेक्टर ऐसे रख दो तो ये सेम यही वेक्टर बन रहा है। दुगना करने का मतलब यही हो गया। ठीक है, किसी ने कहा माइनस हाफ करो, अब सुनना ध्यान से, माइनस हाफ करो, तो हाफ भी करना है
और अब डायरेक्शन अपोजिट करनी है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना है, राइट? समझ आई? मैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या करता है, अगर माइनस साइन लग जाए किसी वेक्टर के आगे तो आपको डायरेक्शन अपोजिट करनी है, एग्जैक्ट अपोजिट करनी है। नॉर्थ वेस्ट है तो साउथ ईस्ट करनी है, साउथ नॉर्थ साउथ है, मतलब सॉरी साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट करनी है, समझ गए? तो एग्जैक्ट डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप चेक कर सकते हो कि ये वाला वेक्टर का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर मिल रहा है आपको, उसमें एरो यहां लगा हुआ है, इसमें एरो यहां लगा हुआ है, ठीक है? तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में वैसे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बट अगर माइनस स्केलर से मल्टीप्लाई कराएं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बट अपोजिट जरूर होगी। चेंज का मतलब तो फिर क्या होता है कि शायद कुछ भी हो जाए, कुछ भी तो कभी भी नहीं हो सकती है, क्या होगी कि एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी, ठीक है? इन केस द स्केलर इज ए नेगेटिव क्वांटिटी देन ओनली, नहीं तो डायरेक्शन सेम, ठीक है? इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय ए स्केलर देन बेसिकली क्या होता है कि मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन या तो सेम या अपोजिट। अभी क्लियर है? या तो सेम या फिर अपोजिट। अभी तो क्लियर हो गया होगा? अभी तो क्लियर कट, मतलब इतने खुले रूप में बता दिया, खोल दिए सारे राज ही। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, समझ आया? मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी उसी रेशो में चेंज होगा जिससे आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, और डायरेक्शन या तो सेम या अपोजिट, ठीक है? अब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स वापस पढ़ाएंगे, वापस वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, बट इन कंपोनेंट फॉर्म। बट इन शुरू में जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि बेटा अभी तो मैं केवल पिक्चोरियली बता रहा हूं, ये केवल नाम से बता रहा हूं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का नाम, नाम इसका ये है, नाम इसका ये है, तो इसका एडिशन का नाम हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी। चाहे से आप उसको तीसरा नाम दे दो, वेक्टर सी वेक्टर आपकी अलग बात है, लेकिन आप वेक्टर ए प्लस बी। अब एक्चुअली वेक्टर को तो कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ा जाता है ना, जैसे मैंने कहा पहले भी मैंने एग्जांपल दिया, फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट्स से मैं यहां से श्याम मंदिर गया और श्याम मंदिर से मैं एसबीआई बैंक गया, अदर टेकिंग दैट एग्जांपल ओनली। तो मैं जब यहां से श्याम मंदिर गया तो मैंने एक बार के लिए तो ऐसे ही कह दिया कि हाँ मैं यहां से श्याम मंदिर गया, लेकिन किसी ने पूछा कि श्याम मंदिर भी तू कैसे गया, वो भी तो बता, यानी इस वेक्टर की भी कंपोनेंट फॉर्म बता। तो मैंने कहा श्याम मंदिर जाने के लिए मैं एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चला, वाई एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट चला, एंड जेड एक्सिस के अलोंग 5 यूनिट चला, या जो भी यूनिट चला। हाँ, तो मैंने कंपोनेंट बता दिया, क्या बता दिया मैंने? कंपोनेंट्स भी बता दिए। तो ऐसे ही फिर एसबीआई से भी वापस वहां जाते जाते कुछ कंपोनेंट्स होंगे, तो फाइनली जो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके भी कुछ कंपोनेंट फॉर्म होगी। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। तो पहले वो एक एक करके ले लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लीकेशन। तीन ही तो चीजें सीखी अपन, डिवीजन तो होता ही नहीं है, ठीक है? तो डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। देखो जैसे स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, हाँ स्केलर के केस में ऐसे डिफाइन कर सकते हो बेटा कि उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करा दो। लेट से मेरे को एक वेक्टर को स्केलर रूप में डिवाइड कराना है 2 से, तो प्रैक्टिकली मैं उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, तो स्केलर रूप में आप ये बात कह सकते हो। बट जो वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन है वो तो चीज ही कुछ अलग है, वो एक्चुअली वो रियल नंबर्स वाला मल्टीप्लीकेशन थोड़ी ना है। मुझे एक चीज बताओ, नहीं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन के केस में जो हमारे पास वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन है, चाहे से वो डॉट प्रोडक्ट है चाहे से वो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इट इज नॉट एज सेम एज कि हम हमारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस वे में थोड़ी ना है। तो उस वे में जब है ही नहीं डिवीजन, आप इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आप नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बारे में सोच रहे हो। तो हम वेक्टर्स का चाहे से डॉट प्रोडक्ट करते हैं चाहे से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो वो सेम चीज थोड़ी ना है जैसा अपन नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो जब है ही नहीं तो फिर इधर डिवीजन कॉन्सेप्ट भी नहीं है, समझ गए? हाँ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में आप कह सकते हो कि एक वेक्टर को 2 स्केलर 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा? 1/2 से मल्टीप्लाई कराना, ठीक है ना? दैट इज एन अनदर थिंग, ठीक है? चलो आ जाओ, एडिशन। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वैसे अपन क्या लेते हैं इसकी कंपोनेंट फॉर्म? ए बी सी, स्केलर्स अपन ले लेते हैं ए बी सी, और जो डायरेक्शन है वो आई जे के ले ही लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग आई जे आई कैप जे कैप के। लेकिन अभी 2 वेक्टर्स हो गए हमारे पास, तो आप अपने हिसाब से एग्जांपल्स मोल्ड कर सकते हो। तो मैंने वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म मान ली A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर की मैंने कंपोनेंट फॉर्म मान ली B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप। तो ये ऐसे कहता है कि आप यहां से श्याम मंदिर जाने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चले थे, और श्याम मंदिर से आप एसबीआई जाने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग 6 यूनिट चले थे, तो अल्टीमेटली आप यहां से एसबीआई जाने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग 9 यूनिट चल रहे हो, समझ गए? समझ गए क्या? यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को जोड़ना, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को जोड़ना। सो वेरी इजी है ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वेरी इजी है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी व्हाट?
A1 प्लस B1 आई कैप, A2 प्लस B2 जे कैप, A3 प्लस B3 के कैप। इज दिस क्लियर? वेरी इजी। चलें सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन को तो अपन ने वैसे एडिशन के रूप में पढ़ा था, है ना? क्या उसके नेगेटिव को जोड़ना। तो देखो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन में। दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो कंपोनेंट फॉर्म में हम देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एक चीज और पढ़ेंगे, इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में, इक्वालिटी, ठीक है। और शायद एक चीज और थी, देखते देंगे, चार चीजें की पांच चीजें। कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ये भी सीखा था क्या? देखो देखते हैं अभी, आने दो, अभी आ ही जाएगा, छोटा सा टॉपिक बचा है अब तो वैसे भी। लेट वेक्टर ए बी दिस, वही सेम टू A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, सेम वैसा ही लिया है। और वेक्टर बी वही सेम पहले की तरह B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप। तो अब आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है ना। तो आप वैसे भी तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को क्या कैसे लिखते थे? आप तो जो गाड़ी लगाते थे कि साहब मैं तो जानता ही नहीं हूँ क्या होता है सब्ट्रैक्शन करना, मैं तो ऐसे ही करूंगा, पहले नेगेटिव करना जानता हूँ फिर। तो अब आप ये का ये काम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स में कर दो। ये का ये काम क्या कर दो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग, कैसे? A1 में आप B1 का नेगेटिव जोड़ दो, दैट मच ऑफ आई कैप हो गया, ठीक है। इतना तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हो। फिर आप B1 में क्या करो, B2 की नेगेटिव को जोड़ दो, ठीक है ना। B1 प्लस माइनस B2 कर दो, इतना आप जे कैप चल लो, है ना, वाई एक्सिस के अलोंग चल लो। और फिर आप C1 में आप क्या कर लो, नेगेटिव ऑफ C2 जोड़ लो, ठीक है ना। और इतना आप जेड एक्सिस के अलोंग चलो। और फाइनली इन सबको ऐड कर देता हूं, क्योंकि चलने का मतलब, नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेक्टर में जोड़ना होता है ना, तो इसलिए ऐड कर दिया। सो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, कंपोनेंट फॉर्म में इसकी एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कैसे? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये कर दिया मैंने। तो मैंने क्या लिखा यहाँ, पहले वेक्टर ए लिख दिया तसल्ली से कंपोनेंट फॉर्म में, फिर यहाँ पे वेक्टर बी लिख लिया तसल्ली से, और फिर 1 to 1 कैसे, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस एंड दिस प्लस दिस। तो ये आया मेरे पास फाइनली घूम फिर के, A1 माइनस B1 आई कैप, A2 माइनस B2 जे कैप, A3। चलो चलते हैं, बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर ही कर रहे हैं अभी तो अपन, है ना। ये जो कंपोनेंट फॉर्म में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो टेल मी वन थिंग, मल्टीप्लीकेशन में क्या जानते हो आप अभी स्केलर के बारे में? करने का मतलब क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना। वेरी गुड। तो अभी उसके मैग्नीट्यूड से उस स्केलर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के स्केलर कंपोनेंट्स को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना ही कंपोनेंट फॉर्म में मल्टीप्लाई करना कहलाता है, ठीक है। क्या कहता है, लेट वेक्टर ए इक्वल टू, अब एक्स वाई जेड ले लिए क्योंकि अभी दो वेक्टर्स नहीं है, वैसे आप चाहो तो उसमें भी एबीसी ले सकते हो। और लेमडा बी एनी नॉन जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शायद अपन ने उधर मेंशन नहीं किया कि आप एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि नोट्स में ये करेक्शन हो, करना हो। देखो यहाँ नहीं लिखा मैंने, बाई सम स्केलर। तो अब यहाँ पे आप एक चीज एडिट एडिट कर लेना बेटा, बाई सम नॉन जीरो स्केलर। नहीं तो क्या दुनिया तबाह हो जाएगी, जीरो से टकरा के सब जीरो बन जाएगा, कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो नॉन जीरो लगाना यहाँ पे मस्ट है। जीरो से हर चीज प्रूव हो सकती है, जैसे पानी होता है ना, पानी बहुत यूजफुल होता है, लेकिन पानी अपना विशाल विशाल रूप धारण कर ले तो सब विनाश भी कर सकता है। सो जीरो इज लाइक दैट, है ना। पानी हवा जितनी भी प्रकृति, तो जीरो भी एक एक्सटर्नल प्रकृति की एक वो मान लो पावर, चाहे तो बहुत कुछ आबाद कर सकती है, चाहे तो बहुत कुछ बर्बाद भी कर सकती है ना। ठीक है, तो नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, आओ आगे। सो लैम्डा टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है, इसकी कंपोनेंट फॉर्म के जितने भी स्केलर कंपोनेंट्स है, लाइक एक्स वाई जेड, ये तो है इसके स्केलर कंपोनेंट्स, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कराना। इसको जैसे लैम्डा एक्स टाइम्स आई केप हो गया, लैम्डा वाई टाइम्स जे केप हो गया, लैम्डा। वेरी इजी। ओके सर, आ जाओ। अब मैंने कहा था इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स है इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म, और विदाउट कंपोनेंट फॉर्म इक्वालिटी का मतलब, यस वेरी गुड। अभी अपन ने जैसे एक्टिविटीज करके देखी थी, नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट, है ना, ये विदाउट पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से। अब कंपोनेंट फॉर्म में इक्वालिटी का मतलब क्या है? तो देखो, जब से अपन ने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया ना, जब से, तब से इक्वालिटी का एक ही मतलब निकल के आया, हूबहू फोटोकॉपी होना। जैसे अपन ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स भी पढ़ा था, हमने कहा था तीनों एंगल्स भी सेम हो, तीनों। तो कंपोनेंट फॉर्म में सेम होने का मतलब भी यही है कि एक एक चीज सेम होना, मतलब स्केलर कंपोनेंट से दूसरा स्केलर कंपोनेंट एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, है ना। कोलिनियर जो है कोलिनियर, हाँ कोलिनियर वेक्टर्स में ऐसा नहीं है, उसमें प्रोपोर्शनल चलेगा, लेकिन इसमें प्रोपोर्शनल भी नहीं चलेगा।
इसमें तो बिल्कुल एग्जैक्टली चाहिए आपको, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट चलना है तो दूसरे वेक्टर में भी 3 यूनिट ही चलना है। ठीक है चलो, तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स सेज कि अगर मेरे को दो वेक्टर गिवन है अगेन इन कंपोनेंट फॉर्म लाइक दिस, अगर मुझे दो वेक्टर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म लाइक दिस, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर है b1 i कैप b2 j कैप, तो ये दोनों बराबर तभी होंगे इफ की स्पेलिंग नोटिस करो, इफ की स्पेलिंग नोटिस करो, जानते हो स्पेलिंग का मतलब? इफ एंड ओनली, वेरी गुड, आई डबल एफ। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड ओनली इफ? अच्छा, और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पता है, या आपने तो ग्रामेटिकल डेफिनेशन बता दी एक तरीके से ना भाई। इफ का मतलब तो यदि ऐसा हो, और इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होना चाहिए तभी होगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई आपको सपोज करो गर्म पानी के साथ पीनी है ना, तो आपने घर जाके इसका इम्प्लीकेशन लिया गर्म पानी के साथ तो पी सकता हूँ, गर्म दूध के साथ भी पी सकता हूँ, है ना, उसके लिए मना कहाँ किया है ना। तो अगर आपको डॉक्टर ऐसे कह दे कि गर्म पानी के साथ ले लेना, तो आपने इंप्लीकेशन ले लिया, तो वो तो इफ वाला केस है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि केवल और केवल गर्म पानी के साथ ही पीनी है, तो अब आपको और कोई चीज नहीं अलाउ, इफ एंड ओनली इफ वाला केस है। इसका मैथमेटिकल इंप्लीकेशन भी होता है, एक मैं बता चुका हूँ पहले वाले चैप्टर्स में, आपको याद नहीं आ रहा? याद करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। इसका मैथमेटिकल इंप्लीकेशन भी है कि अगर, रुको, इनको मैं ब्लू कर दूं एक बार फिर बताते हैं। हाँ, मतलब इससे मैथमेटिकली रिजल्ट निकल के आता है इस बात से, इफ एंड ओनली इफ से मैथमेटिकली रिजल्ट ये निकल के आता है कि इस कारण से ये रिजल्ट मिल सकता है, और इस रिजल्ट से वापस, इस कारण से वापस ये रिजल्ट मिल सकता है। इफ एंड ओनली इफ में ही पॉसिबल है। अगर यहाँ पे इफ होता ना बेटा, अगर यहाँ पे इफ होता ना, तो 100% इससे इधर ही आ सकते हो, वापस नहीं जा सकते हो। वापस मतलब जाना कंपलसरी नहीं है, इत्तेफाक से कोई चीज साबित हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन हर सरकमस्टेंस में वो ट्रू नहीं होता है ना। लेकिन इफ एंड ओनली इफ में हर सरकमस्टेंस में आप यहां से यहां और यहां से यहां जा सकते हो। दैट मीन्स कल को अगर a1 इक्वल टू b1 है, और a2 इक्वल टू b2 है, और a3 इक्वल टू b3 है, तो आप ये भी कह सकते हो कि वेक्टर ए पूरा का पूरा वेक्टर बी के बराबर है, और वो बराबर है तो आप ये भी कह सकते हो कि कंपोनेंट्स भी बराबर है। इज दिस? हाँ, हाँ, नहीं, गलत, गलत है, बिल्कुल गलत, रूबरू सेम चाहिए मुझे, रूबरू सेम चाहिए। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन तो प्लीज आस्क। बिल्कुल सेम चाहिए, क्लियर है ना ये चीज? चलो, अब इक्वालिटी के बाद आ जाओ कोलिनियरिटी। जैसा कि मैंने कहा, कोलिनियरिटी में बेटा आपको ये जो a1 b1 है ना, देखो इधर, ये a1 इक्वल टू b1 a2, हालांकि इस समय भी ये कोलिनियर है ना, लेकिन कोलिनियरिटी इक्वालिटी से वास्ट कंसेप्ट है, उसमें कुछ और ऑप्शन भी अलाउ कर दिए, छूट दे दी, थोड़ी सी छूट क्या दे दी, बराबर मत लो, प्रोपोर्शनल ले लो, मल्टीपल्स ले लो, मतलब b1 शुड बी ए मल्टीपल हो a1, लेकिन जिस रेशियो में a1 और b1 है उसी रेशियो में a2 और b2 हो, और उसी रेशियो में क्या हो, a3 और b3 भी होना चाहिए। ठीक है ना? तो नेक्स्ट इज कॉलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। इनको ये चाबी दे दो और बोलो कि बैठो, आ गए सर। इससे खोल लो बेटा वो वाला गेट, और लाइट वाइट चलाओ, मैं आ गया। हाँ, सो नाउ व्हाट, कॉलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, दिस मस्ट बी द लास्ट टॉपिक, देखते हैं। इसके बाद है ही नहीं, है ना, इसके बाद तो फिर एक्सरसाइज ही है। हाँ, इसको पढ़ते हैं, वैसे तो बता ही दिया मैंने अभी इक्वालिटी और कॉलिनियरिटी में डिफरेंस। थोड़ा उधर घुस रहा है ये, इधर ले लो। सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, मान लो किसकी, कंपोनेंट फॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। मैंने कंपोनेंट फॉर्म में एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इक्वालिटी कैसे देखते हैं, और अब कॉलिनियरिटी कैसे देखेंगे, ये अपने को देखना है। तो वही कंपोनेंट फॉर्म में मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, बी वेक्टर है b1 i कैप b2 j कैप एंड b3 k कैप, तो ये दोनों कोलिनियर होंगे। अगेन आई डबल एफ आ रहा है, अगेन क्या आ रहा है, आई डबल एफ आ रहा है। या तो वेक्टर ए को लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिख पाए, या वेक्टर बी को लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए लिख, बात एक ही है ना। चाहे से इसको इसका मल्टीपल के रूप में लिख पाए पूरे वेक्टर को, या फिर इसको इसके पूरे वेक्टर को मल्टीपल के फॉर्म में इसको लिख पाए। ठीक है ना? देन ओनली वी कैन से दैट दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। और आई डबल एफ लिखा हुआ है अगेन, तो आई डबल एफ का मतलब जैसा कि मैंने बताया क्या होता है, बताओ, इफ एंड ओनली इफ। तो 1 सेकेंड, इतनी इंपॉर्टेंट बात को ऐसे खुले में छोड़ा हुआ है। हम्म या तो ये, और या फिर ये।
हाँ, अब इनमें से मैं एक केस लूंगा कंपोनेंट फॉर्म में, पहला वाला ना, क्योंकि ऐसे सेम टू सेम वो वाला केस भी ऐसे कैसे ही प्रूफ प्रूफ हो सकता है। हाँ, तो अभी अपन पहला वाला कैसे प्रूव करेंगे, एक मिनट दो बस मुझे। ओके फाइन, ये क्या हुआ, कौन सा कलर आ गया इसमें, ठीक है। ओके, एंड क्या लगा हुआ था, आई डबल एफ। आई डबल एफ का मतलब क्या बताया था अभी अभी, कि उल्टा इंप्लीकेशन भी पॉसिबल है इस केस में, राइट। आई डबल एफ मतलब आप इस बात से भी ये बात कह सकते हो, और अगेन इस बात से वापस ये बात भी कह सकते हो, ठीक है। डबल वे इंप्लीकेशन। चलो कंपोनेंट फॉर्म में आओ, कि अगर वेक्टर ए ये है, ए वन आई कैप है, ए टू जे कैप है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो हमने यहां से लिया है ना, यहां से लिया है, ठीक है। तो ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, लैम्डा टाइम्स, मतलब ये वाला केस नहीं लिया हमने, ये वाला केस लिया, लैम्डा टाइम्स ये हो गया, तो लैम्डा से स्केलर से मल्टीप्लाई करना भी बता ही दिया। क्या करना पड़ेगा आपको, लैम्डा बी वन, लैम्डा बी टू एंड लैम्डा बी थ्री। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो वही ए वन शुड बी इक्वल टू लैम्डा बी वन, ए टू शुड बी इक्वल टू लैम्डा बी टू, और ए थ्री शुड बी इक्वल टू लैम्डा बी थ्री। तो आप यही कहोगे कि ए वन इक्वल टू लैम्डा बी वन, ए टू इक्वल टू लैम्डा बी टू एंड ए थ्री इक्वल टू लैम्डा बी टी। और इससे आप ये कह सकते हो कि ए वन बाई बी वन इक्वल टू ए टू बाई बी टू इक्वल टू ए थ्री बाई बी थ्री इक्वल टू सिंगल थिंग लैम्डा, मतलब वो उनका रेशियो कांस्टेंट आएगा, ये कह सकते हो ना। ए वन बाय बी वन इक्वल टू ए टू बाय बी टू इक्वल टू ए थ्री बाय बी थ्री इक्वल टू लैम्डा, वेयर लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर। एक टॉपिक और निकल के आएगा नीचे, लेट्स सी, ये तो समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना। इनके कोरस्पॉन्डिंग जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनका रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए, उसमें वो कोलिनियर है और वो स्केलर कंपोनेंट ही इक्वल हैं, तो वो इक्वल है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं इसको इसमें लैम्डा वन रख दूं, लैम्डा शुड बी नॉन जीरो स्केलर ना, तो वन बी वन इज ऑल्सो नॉन जीरो स्केलर, तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे, फिर ए वन बाई बी वन, ए वन इक्वल टू बी वन, ए टू, तो उसमें फिर ये कोलिनियर वेक्टर्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं एक बात कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, क्या पता इस बार ट्रू फॉल्स में यही आ जाए। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर कोलिनियर, यस, all equal vectors are collinear but not all collinear vectors are equal। भाई ये collinear vectors हैं, और तो इसमें अगर मैं लैम्डा की वैल्यू वन रखूंगा तब ही ये इक्वल है, अदरवाइज ये नहीं है। टू थ्री फोर माइनस वन माइनस थ्री के केस में ये इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल में तो ऑलरेडी लैम्डा वन रखा हुआ है ना, तो लैम्डा वन रखा हुआ है तो वन इज ऑल्सो नॉन जीरो स्केलर, तो उस केस में वो कोलिनियर भी है, ठीक है, समझ आया। एक लो मुझे और हल्की सी झलक दिखाई दी, यस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं तीन, फटाफट से देखो। देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है वेक्टर की दुनिया में, वैसे अपन ये रियल नंबर की दुनिया में और मैट्रिक्स की दुनिया में करके है ना। वेक्टर की दुनिया में क्या होता है कि आपने के टाइम्स एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और के टाइम्स दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, तो आप जैसे रियल नंबर्स के केस में और मैट्रिक्स के केस में आप कॉमन निकाल सकते हो, तो यू कैन टेक के कॉमन बिटवीन देम। हाँ, हाँ, के जो है वो एक स्केलर है और ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स हैं। अब एक ही फिर वो कंपोनेंट फॉर्म खोल के दिखेंगे, अभी ये विदाउट कंपोनेंट फॉर्म ये लॉस अप्लाई कर रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना। ठीक है, एक लो ये हो गया। दूसरा लो ये हो गया कि अगर देखो उसमें क्या है, स्केलर सेम वेक्टर्स अलग, स्केलर सेम वेक्टर्स अलग, क्या कॉमन निकाल सकते हो, स्केलर कॉमन निकाल सकते हो। अब आओ, स्केलर अलग वेक्टर सेम, अब की बार क्या कॉमन निकाल सकते हो, स्केल वेक्टर, वेक्टर कॉमन निकाल सकते हो, जो कॉमन है मतलब दोनों कर सकते हो, आपको अलाउ कर दिया, मजे करो, है ना। आप चाहो तो स्केलर भी कॉमन निकाल सकते हो, आप चाहो तो वेक्टर भी कॉमन निकाल सकते हो अगर स्केलर अलग अलग है, ठीक है। और स्केलर इंटू ये करना है तो आप एक काम करो ना, दोनों स्केलर को गुणा करा दो, मतलब किसी ने कहा एक वेक्टर को पहले टू से कराओ और फिर थ्री से कराओ, मैं कहूंगा मैं तो डायरेक्ट सिक्स से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो के इंटू एम भी कर सकते हो। तो ये तीन लॉज अपने को स्केलर मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है ये, कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, ये इससे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इससे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो ये तीन लॉज आपको याद रखने हैं। एंड वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स भी है क्या, ओके अभी तो फिर बहुत कुछ बाकी है। सेक्शन फॉर्मूला है क्या अभी इसी वाले एक्सरसाइज में, सो फिर इसको तो एक मिनट रुको, मैं एक बार देख लेता हूँ कितना है, फिर डिसाइड करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला है, एक्सटर्नल डिवीजन भी है, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है, तो इट मस्ट टेक 15-20 मिनट्स मोर। सो कैन वी डू वन थिंग, कैन यू वॉच द वीडियोस फॉर 15-20 मिनट्स, so that we can start the exercise tomorrow only, हाँ।
ठीक है, मतलब इस क्लास के बाद मैं एक 15 मिनट की वीडियो बना दूंगा, तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे इसको, या फिर कल करें, बताओ एज यू विश। कल करें, चलो एक काम करते हैं, कल करते हैं, ज्यादा लो, क्योंकि आपको ये सारा कुछ नोट भी करना है ना। ठीक है, तो 10.2 इंट्रोडक्शन भाई दो पार्ट्स में हमने कोशिश बहुत करी है कि पार्ट में करें, बट अब वो 15 मिनट का कैमियो रोल रह गया हमारा, तो वो कल देंगे उस कैमियो रोल को। और वो इंपॉर्टेंट है, अगर छोटा मोटा होता ना तो मैं आपको ये पीडीएफ दे देता कि बेटा नोट कर लो, बट वो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फॉर्मूला एंड वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहां तक हमने कर लिया है, लॉस तक हमने कर लिया है, ठीक है, यहां से हम कल करेंगे इन इंट्रोडक्शन पार्ट 2। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.